सो हेलो माय डियर कॉमियंस, कैसे हो यार। मुझे उम्मीद है कि सब होंगे झकास बिंदास रापचिक जैसे कि हमेशा सारे कॉमियंस रहते हैं। तो इस उम्मीद के साथ शुरू करेंगे आज की क्लास। तो मेरा नाम है निखिल कुमार चौहान और हम हैं बोर्ड बूस्टर बैच के अंदर, यानी कि ये बैच रिकॉर्डेड फॉर्म में होगा। और अगर आपने अभी तक भी तैयारी नहीं की, आपको लग रहा है कि यार मेरी तैयारी तो अच्छी है बट एक छोटा सा क्रिस्प एक बैच मिल जाए जिसके अंदर मुझे सब कुछ बनने लगे, ये पता चल जाए कि यार मैंने जो भी पढ़ा है वो सब सही से चल रहा है, या फिर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा और आपको दोबारा से पढ़ना है, तो ये बैच आपके लिए बहुत बेस्ट है। क्रिस्प मैनर में होगा, इस तरीके से होगा कि आप एग्जाम को अच्छे से टैकल कर पाए। बस ये बात ध्यान रखिएगा, ये बूस्टर बैच है, यानी आपकी प्रिपरेशन को बूस्ट करने के लिए है। तो अनसॉल्व्ड क्वेश्चंस आप अपनी ओर से जरूर कीजिएगा, ठीक है। तो हमारा बूस्टर बैच स्टार्ट हो रहा है। पहला लेक्चर है, मैंने अपने बारे में बता दिया, मेरा नाम निखिल कुमार चौहान है। मैं आपको अकाउंटेंसी पढ़ाऊंगा, इस तरीके से पढ़ाऊंगा कि आपको लगना चाहिए कि अकाउंटेंसी तो हलवा है भैया, यहां पर कॉमियंस यानी आपका जलवा है भैया। अगर आप मुझे पहले से जानते होंगे तो आपको पता होगा मैं कॉमियंस बोलता हूं, और अगर नहीं जानते हो तो मैं बता देता हूं, मेरे लिए आप सभी एक कॉमियंस है। कॉमियंस का मतलब क्या हुआ भैया? कॉमियंस मतलब कॉमर्स पढ़ने वाले, या वो ह्यूमंस जो कॉमर्स पढ़कर, कोई भी इस दुनिया का कोई भी व्यक्ति जो कॉमर्स पढ़कर या कॉमर्स की एक्टिविटी कर कर किसी की भी जिंदगी में एक पॉजिटिव बदलाव लाता है, एक फूल खिलाता है, एक स्माइल लाता है, वो कॉमियंस है। इस दुनिया का कोई भी व्यक्ति जो कॉमर्स की एक्टिविटी के थ्रू किसी की जिंदगी में पॉजिटिव बदलाव लाता है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि अभी तो आप 12th में हो, लेकिन 7-8 साल बाद आप जरूर कोई पॉजिटिव बदलाव इस दुनिया में ला रहे होंगे। और जब आप वो बदलाव ला रहे होंगे और मैसेज करके बताओगे भैया आप ये कर रहे हैं, मतलब आप ये बन गए हैं, ये कर रहे हैं और जिंदगी बहुत अच्छी लग रही है, तो बहुत अच्छा लगता है। क्योंकि जब तक हमारी क्लासेस चलती हैं तब तक तो सब पूछते ही हैं, लेकिन 7-8 साल बाद कोई याद करके बताता है तो ज्यादा मजा आता है। तो इस उम्मीद के साथ, ठीक है, हमारी क्लासेस चलेंगी। बहुत ही आसान है, ज्यादा कोई भी लफड़ा नहीं है, सब कुछ धीरे धीरे अपन सॉल्व करेंगे। पहली क्लास है तो पहले चलो थोड़ा शुरू करते हैं, फिर बीच बीच में खूब सारी बातें होंगी, बहुत सारे लेक्चर्स आपके पास आएंगे, बहुत सारे चैप्टर्स हमारे पास हैं, ठीक है जी। तो अब मैं आता हूं तो कुछ ना कुछ खास लाता हूं। तो इस बार आपके पास क्या क्या लेकर आया हूं मैं खास, तो देखिए भैया जी, हम अकाउंटेंसी का बोर्ड बूस्टर बैच लेकर आ गए हैं आपके पास, जिसमें हमारा पहला लेक्चर जो है वो पहले ही चैप्टर से है, अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म बेसिक कॉन्सेप्ट्स। किसी की किताब में इसको फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स लिखा होगा, फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऐसे टाइप से लिखा होगा, तो भैया टॉपिक वही है, हमें बेसिक पढ़ना है। और इसका मैं लेक्चर नंबर 1 लेकर आया हूं, ठीक है जी। इसका क्या लेकर आ गया हूं मैं? लेक्चर नंबर 1 लेकर आ गया हूं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं भैया। तो सबसे पहले तो होता है रिकैप, यानी कि जब भी अपनी क्लास स्टार्ट होगी तो एक रिकैप होगा, यानी कि क्या क्या हमने पढ़ा था उस पर अपन टिक लगा लेंगे। पर आज हमारी पहली क्लास है तो रिकैप क्या है? निल है। तो निल मत रखिए इसको, यादों में जाइए। यादों में यानी कि क्लास 11th की जो भी यादें हैं आपके पास, या अगर आपने 12th में, क्योंकि ये बूस्टर बैच काफी लेट आ रहा है तो जाहिर सी बात है, लेट इन द सेंस की 1 2 3 के बाद आ रहा है, तो आपने कुछ ना कुछ पढ़ा होगा। तो जो भी यादों में आपने पढ़ा है उसको थोड़ा सा याद रखिएगा। जब अपन क्वेश्चन करेंगे तो कोशिश कीजिएगा कि कहीं भी किसी किताब को देखकर कोई अनसॉल्व क्वेश्चन सॉल्व मत कीजिएगा, प्लीज, इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट। क्योंकि अगर सॉल्व करना है आपको सॉल्व, तो वो तो मैं यहाँ कराऊंगा ही। तो आप अपने घर में जब भी बैठे अनसॉल्व क्वेश्चन बिना किसी किताब की मदद के सॉल्व करना, ठीक है जी। किसी भी किताब का अनसॉल्व क्वेश्चन उठाया, लगा दिया, ओके, ठीक है जी। तो यादों में आपने क्या पढ़ा उसको याद कीजिए, कितना पढ़ा उसको याद कर लीजिए, ठीक है। 11th क्लास में यहां पर अपने को कुछ चीजें बहुत काम की होती हैं, जैसे जर्नल एंट्री। तो जर्नल एंट्रीज आपको याद रखनी है, ठीक है। और जर्नल एंट्रीज में भी खासकर आपके पास रूल्स आपको याद होने चाहिए। हालांकि आज हमारा ये काम नहीं है, मैं इसको इसलिए यहाँ पे लिख दे रहा हूँ ताकि आपको याद रहे कि अगर आपने ये सब नहीं पढ़ा हुआ है तो प्लीज इसे जरूर पढ़ लीजिए। भैया अगर मेरे को 11th ही नहीं पढ़ी, 12th तो मैं पढ़ा ही नहीं, मैं तो कुछ पढ़ता ही नहीं, बस पास होने के लिए बैच लिया है, तो क्या करूं? तो प्लीज मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है, रूल्स ऑफ जर्नल एंट्री जरूर पढ़िए। रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट बोलते हैं अपन इसको, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, ये जरूर पढ़ लो यार, वरना तो फिर दिक्कत आती है ना। मैं कितना भी समझाऊंगा आपको बार बार ये फील आएगा कि यार मैंने 11th नहीं पढ़ी ना यार, इसीलिए मेरे साथ ये हो रहा है, ठीक है जी, ओके। तो रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट जरूर पढ़ना। कहाँ से पढ़े भैया? तो अगर आप चाहो तो कॉमर्स वाला के यूट्यूब चैनल है, उस पर भैया 1 शॉट सीरीज पड़ी हुई है, वहां से देख लीजिए, ठीक है जी। और अगर आपने पढ़ रखा है तो कोई दिक्कत ही नहीं है,
अपन कारवां शुरू करेंगे। ओके जी, तो ये अपनी यादों के झरोखे से थोड़ी थोड़ी चीजें याद कर लीजिए। अब शुरू करते हैं। तो भैया आज का लेक्चर किस पर लाए हो? तो सबसे पहले तो ओवरव्यू ऑफ सिलेबस। जाहिर सी बात है, रास्ता शुरू हो रहा है टिनी 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 टिनी, तो कहाँ कहाँ से होकर गुजरेगा, कैसे कैसे जाना है, कौन कौन सी मंजिलें मिलेंगी, ये सब हमें बताना है। तो बस सबसे पहले वही करेंगे। फिर हम अबाउट पार्टनरशिप एंड पार्टनरशिप डीड समझेंगे, ये इस चैप्टर के टॉपिक्स हैं, अंदर जाके देखेंगे। फिर एक पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट होता है। अभी तक 11वीं क्लास में आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पढ़ा होगा। अब अपन पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट यानी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट पढ़ेंगे। मन में वर्ड देखते ही लगता है ना यार इसका मतलब क्या है, जरा पूछ लूं, तो थोड़ा रुकिए, लेक्चर के खत्म होने तक आपको सब कुछ बन जाएगा। कुछ रूल्स मैं आपको बता देता हूं। मैं आपको ना कुछ अनसॉल्व्ड क्वेश्चन दूंगा, अनसॉल्व्ड या अनसॉल्व्ड ना बोलूं मैं कुछ ना कुछ आपको एमसीक्यूज दूंगा, ठीक है, एमसीक्यू क्वेश्चंस दूंगा, ठीक है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस एमसीक्यू में वही आ जाता है। ये एमसीक्यूज मैं आपको दूंगा और आपको सॉल्व करने हैं, ठीक है, पर किसी की मदद नहीं, जो लेक्चर आपने देखा है उसके बेसिस पर ही सॉल्व कीजिएगा। ना बने तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं इसका सॉल्यूशन बताऊंगा, ठीक है। तो आपको सॉल्व करने होंगे, इसको तोड़ना नहीं है, ठीक है, सॉल्व करने होंगे, ओके, सॉल्व करने होंगे। नेक्स्ट लेक्चर में यानी कि जैसे मैंने आज के लेक्चर में एमसीक्यू दिए, तो लेक्चर नंबर 2 में, तो नेक्स्ट लेक्चर में आई विल सॉल्व इट, ठीक है। तो जाहिर सी बात है नेक्स्ट लेक्चर में मैं इसको सॉल्व करूंगा। ये क्यों किया जा रहा है? इसलिए किया जा रहा है क्योंकि देखिए जैसे मैं अब आपको यहाँ क्वेश्चन कराता हूँ, तो ये रिकॉर्डिंग बैच है, मैं यहाँ क्वेश्चन कराऊंगा, चलाऊंगा, आगे बढ़ जाऊंगा। आपको बन रहा है कि नहीं ये मुझे कैसे पता चलेगा? बताओ, नहीं पता चलेगा। पर मेरा एम क्या है कि मैं आपको ग्रो करा सकूं, आपके अंदर सोचने की ताकत पैदा कर सकूं, आपसे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन का आंसर मांग सकूं, है ना। आप जब आंसर दोगे तो उसका कॉन्फिडेंस ना अलग है, उसका कोई मैच नहीं है। तो भैया जी ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है, तो ये मैं आपके साथ जरूर करूंगा। अच्छा भैया, पर हमें कैसे पता चलेगा कि जो हमने, आपको कैसे, मतलब आपने सॉल्व कर लिया, मुझे कैसे पता चलेगा आपने सही किया कि गलत किया, या कैसे हमारे बीच में एक कनेक्शन बन सकता है? तो आपको कुछ नहीं करना है, जैसे ही क्लास ये वाली एंड होगी, जैसे ही ये वाली क्लास एंड होगी, ठीक है, आपको एमसीक्यू क्वेश्चन दिए, मैंने कह दिया होमवर्क है, होमवर्क है, होमवर्क है, आप होमवर्क करोगे, फिर क्लास एंड हो जाएगी। क्लास एंड होने के बाद आपको कमेंट करना है, कमेंट में आपको क्या करना है, आंसर दे देने हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 1 होगा तो उसका आंसर जो भी 4 ऑप्शंस होंगे, है ना, क्वेश्चन नंबर 2, तो ऐसे आप आंसर्स दोगे। तो इससे क्या होगा, मुझे भी पता चलेगा कि यार बहुत सारे बच्चे हैं जो लेक्चर देखकर, पढ़कर आगे बढ़ भी रहे हैं, समझ भी रहे हैं बातों को, है ना। तो ये बहुत अच्छी एक्टिविटी होती है, इससे ना आपके ऊपर भी एक रहेगा कि अरे यार मैंने क्वेश्चन के आंसर दे दिए हैं, अब देखते हैं अगली क्लास में सही है कि गलत है, और आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। मेन इंपॉर्टेंट चीज है कॉन्फिडेंस, ठीक है। और जब तक कॉन्फिडेंस नहीं बढ़ता बात नहीं बनती है, तो प्लीज इस बात को आपको याद रखना है, ठीक है जी। चलिए, तो भैया जी ये अपना टॉपिक है, तो लेट्स स्टार्ट द गेम। तो सबसे पहले भैया सिलेबस जान लेते हैं। तो भैया सिलेबस में हमारे पास अगर आप देखोगे तो आपको पता होगा हमारे पास थ्योरी 80 मार्क्स की होती है और 20 मार्क्स का प्रोजेक्ट होता है, ठीक है। अब ये 80 मार्क्स की ही जंग है, 20 मार्क्स नॉर्मली स्कूल के हाथ में होते हैं, और जो अच्छा पढ़ रहे होते हैं उनको 20 में से 20 भी मिलते हैं ना, तो यहाँ तो कोई लोचा नहीं है। अब ध्यान दीजिएगा पार्ट ए और पार्ट बी पर। अब यहाँ पर अपना काम शुरू होगा, ठीक है। तो क्या काम शुरू हो रहा है? तो सबसे पहले पार्ट ए में आप हेडिंग्स देख रहे होंगे, तो आपको कुछ हेडिंग्स दिख रही है, हाँ भैया दिख रही है। एक यूनिट 1 दिख रहा है, एक यूनिट 2 दिख रहा है। यूनिट 1 में आपको अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फॉर्म करके दिख रही है ना, अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फॉर्म दिख रही है। अब जो ये अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फॉर्म है, ये क्या है भैया जी? तो देखिए अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फॉर्म के अंदर बहुत सारे चैप्टर्स आते हैं, तो मैं यहां पे आपको बताता हूं। यूनिट 1, ठीक है, अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फॉर्म। अच्छा, एक और चीज, वैसे तो अपनी क्लास 1 आवर 30 मिनट्स, ये भी लिख देता हूं, जो क्लास होगी वो 130 आवर की होगी, यानी 1 घंटा 30 मिनट के हिसाब से होगी, ठीक है। जो अपनी क्लास होगी वो 1 घंटा 30 मिनट, 1 आवर 1.30 आवर्स के हिसाब से होगी। कभी कभी कोई क्लास आपको ज्यादा मिल सकती है, ये रिकॉर्डेड लेक्चर है। क्यों? क्योंकि मैं चाहता हूं कि भले ही आप रिकॉर्डेड देख रहे हो, बूस्टर बैच देख रहे हो, पर मैं आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करवा पाऊं, थोड़े टफ क्वेश्चन भी करवाऊं। तो कई बार टफ क्वेश्चन को मैं थोड़ा ज्यादा एक्सप्लेन कर देता हूं, तो उस वजह से कभी कभी क्लास ज्यादा हो सकती है, कभी कभी क्लास कम भी हो सकती है ना, ये तो पार्ट एंड पार्सल ऑफ गेम है। नॉर्मली अपनी क्लास का जो टाइमिंग होगा वो
1 घंटा 30 मिनट का होगा, है ना, इसको याद रखिएगा। ओके, वरना बच्चे कहते हैं अरे भैया आप इतना पढ़ाते हो उतना पढ़ाते हो, तो भैया अपनी ये क्लास ही 1 घंटे 30 मिनट की है। कभी कभी ऑफकोर्स ऐसा हो सकता है, खासकर शेयर कैपिटल के चैप्टर में या कुछ ऐसे टॉपिक्स होंगे जो थोड़े से लेंथी हो जाएंगे, तो उसमें थोड़ा सा ज्यादा लग सकता है, कुछ टॉपिक होंगे जिसमें कम लगेगा। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं ना। तो देखिए अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फॉर्म, ये आपके यूनिट है, इस ये जो है ये टोटल का टोटल 36 नंबर का आता है। अब भैया क्या ये 36 नंबर जो है ये एक ही चैप्टर है? नहीं, इसके अंदर बहुत सारे चैप्टर हैं। तो देखिए सबसे पहला तो हम आज ही कर रहे हैं, फर्स्ट है बेसिक कॉन्सेप्ट। ठीक है जी, ये जो अपना चल रहा है ना, बेसिक कॉन्सेप्ट इसके अंदर अपन सीखेंगे। अच्छा भैया अगर मैं पहला चैप्टर ना पढ़ूं, मुझे लगता है मुझे आता है, मैं दूसरे से स्टार्ट कर दूं, तो देखो अगर आपने बैच लिया है और टीचर से कनेक्शन बनाना है, क्योंकि हर टीचर का अपना स्टाइल होता है पढ़ाने का, तो बेस्ट ऑप्शन है कि आप उसके सारे लेक्चर्स जरूर देखिए। वरना हो सकता है किसी लेक्चर में उसने कोई बात कही और आपको कहीं और पे वो बात किसी और लेक्चर में मिली, तो आप कहोगे भैया ने तो ये बात कराई नहीं, जबकि वो लेक्चर आपने मिस कर दिया है ना। तो इसलिए प्लीज आपको ध्यान रखना है कि भैया जी सारे लेक्चर्स लेने हैं। ठीक है, सेकंड, अब बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बाद एक टॉपिक आता है जिसमें अपन को गुडविल, कुछ रिफ्रेशर्स, क्योंकि सब लोग रिफ्रेशर्स लेते हैं, गुडविल और चेंज इन पीएसआर अलग अलग चैप्टर है। एक्चुअली में हम उसको दोनों को एक में ही करेंगे, चेंज इन पीएसआर बोलते हैं इसको, चेंज इन पीएसआर। इसी के अंदर ही हम गुडविल के टॉपिक को भी कवर करेंगे। ठीक है, तो यानी गुडविल की कैलकुलेशन, मेथड्स, ये सब हम इसी टॉपिक में लेंगे और इसी टॉपिक के अंदर चेंज इन पीएसआर भी होगा। ठीक है जी, हम क्योंकि हेडिंग्स ऑफ चैप्टर किस हिसाब से लेकर जाते हैं, एनसीईआरटी के हिसाब से लेकर जाते हैं। ठीक है जी, ओके भैया जी। सेकंड के बाद थर्ड, थर्ड तो आपको पता ही होना चाहिए, ये तो अब तक आपने सुन भी लिया होगा, है ना, इतना तो मुझे उम्मीद है। तो एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, ये एक चैप्टर होगा। फिर फोर्थ, रिटायरमेंट, इसी के साथ एक और चीज आती है, एंड डेथ, यानी कि कोई पार्टनर आ सकता है, कोई पार्टनर जा सकता है, या कोई पार्टनर जा सकता है ना। तो रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ अ पार्टनर। ठीक है जी, तो ये भी हमें ध्यान रखना है। तो ये एक चैप्टर मिलेगा। फिर एक चैप्टर होगा फिफ्थ, हालांकि ये कई बुकों में आपको 2 चैप्टर्स में मिलेगा, रिटायरमेंट एंड डेथ। ठीक है जी, फिर एक है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म, यानी ऐसा भी तो हो सकता है कि पूरी पार्टनरशिप ही बंद हो जाए, तब अपन क्या करेंगे। ठीक है जी, तो वो भी यहां पर अपन कवर करेंगे। टिडिंग टिडिंग टिंग, टिडिंग टिडिंग टिंग। ठीक है, पार्टनरशिप फॉर्म। ठीक है जी, डन है। तो ये हमारे पास 5 चैप्टर अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फॉर्म के अंदर, और एक्चुअली में देखा जाए तो इन्हीं का टोटल हमारा 36 नंबर कवर होता है। उसके बाद बारी आती है भैया यूनिट 2 की, अकाउंटिंग फॉर कंपनीज। ठीक है जी, तो अब बारी किसकी आएगी, यूनिट 2 की, अकाउंटिंग फॉर कंपनीज। इसके अंदर आपके पास 2 चैप्टर्स हैं। ठीक है, इसके अंदर आपके पास 2 चैप्टर्स हैं। ठीक है जी, कौन कौन से हैं भैया, आइए देख लेते हैं। तो इसमें देखिए पहला जो हम चैप्टर पढ़ेंगे वो होगा शेयर कैपिटल से रिलेटेड। ठीक है, यानी कि कंपनीज के केस में जो शेयर का लेन देन होता है उसकी एंट्रीज हम यहां सीखेंगे। देन हमारे पास सेकंड चैप्टर होगा इशू ऑफ डिवेंचर, देन हमारे पास सेकंड चैप्टर होगा इशू ऑफ डिवेंचर। यही टोटल मिलाकर हमारे 24 नंबर का बनता है। ठीक है जी, ओके डन है। चलिए तो फिर आगे बढ़ते हैं। अब इशू ऑफ डिवेंचर के बाद क्या करना है भैया, तो फिर उसके बाद हमारे पास थर्ड यूनिट है और फोर्थ यूनिट है। तो देखिए यूनिट 3 जो है, यूनिट 3 इसके अंदर क्या है भैया, तो एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट है। एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट को शॉर्ट में मैंने एफएस लिख दिया, कोई दिक्कत तो नहीं है ना, एफएस लिख दिया। इसके अंदर हमारे पास 3 चैप्टर होते हैं। फर्स्ट होता है एक तरीके से आपके पास पीएनएल और एंड बैलेंस शीट का फॉर्मेट। ठीक है जी, इनका क्या होता है, फॉर्मेट होता है। ठीक है, सेकंड हमारे पास इसका फॉर्मेट और इसकी थ्योरी भी इसी के अंदर आती है। फिर एक आता है टूल्स फॉर फाइनेंशियल एनालिसिस। ठीक है, क्या आता है, टूल्स फॉर फाइनेंशियल एनालिसिस, यानी कि फाइनेंशियली आपको अगर किसी चीज को एनालाइज करना है, ठीक है, तो टूल्स फॉर फाइनेंशियल एनालिसिस में कंपैरेटिव और कॉमन साइज करके हेडिंग्स होती हैं, वो आती हैं इसके अंदर। फिर थर्ड आता है हमारे पास अकाउंटिंग रेशियो। ठीक है जी,
इस एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट में बैलेंस शीट के साथ साथ कुछ थोड़ी सी थ्योरी भी रहती है, तो वो अपन यहीं कवर कर लेंगे। ओके, तो थ्योरी जैसे होता है ना, वो लिमिटेशन है ना, ऑब्जेक्टिव्स, ये सारी चीजें होती हैं, तो वो सारी अपन थ्योरी इसके अंदर पढ़ेंगे और इसके फॉर्मेट को पढ़ेंगे। बेसिक काम ये होता है। टूल्स ऑफ फाइनेंशियल एनालिसिस में अपन कंपैरेटिव स्टेटमेंट, कॉमन साइज स्टेटमेंट बनाना सीखेंगे, इजी है, ज्यादा टफ नहीं है। और फिर अकाउंटिंग रेशियो। उसके बाद यूनिट 4 होता है, जो कि खुद में ही एक चैप्टर है। ठीक है, यूनिट 4 है हमारे पास कैश फ्लो स्टेटमेंट। ये खुद में एक चैप्टर है, बहुत प्यारा है ना, और इसको अगर अच्छे से समझा तो इस एक इकलौते चैप्टर को भी सीखकर जॉब है। ठीक है जी, तो यूनिट 4 में हमारे पास आता है कैश फ्लो स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट। ठीक है, तो ये सारे हमें करने हैं, यही हमारा सिलेबस है और यहीं पर हमारी 80 नंबर का झगड़ा है। ठीक है जी, 12 का ये है, 8 का ये है। डन। अब हमने ये तो जान लिया भैया कि कैसे कैसे जाएंगे, कौन कौन से शहर हम मिल पाएंगे, है ना, किस किस चीजों को हमें सीखना है, क्या क्या चैप्टर्स है जिनका रूल्स रेगुलेशंस हमें समझना है। अब शुरू करते हैं पहला लेक्चर, यानी कि हमारे पास जो हेडिंग थी, क्या हेडिंग थी भैया हमारी? अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म बेसिक कॉन्सेप्ट्स। ठीक है, तो सबसे पहली बात भैया, मैं 11वीं क्लास में था तो सोल प्रोप्राइटरशिप के बारे में पढ़ा करता था। उसमें एक ही ओनर होता था, वही बिजनेस कर रहा होता था। पर क्या एक एक चना भाड़ फोड़ पाता है? भैया अगर चने लोहे का हो तो फोड़ देता है, लेकिन वैसे नहीं फोड़ पाता। एक एक उंगली को तोड़ना आसान है, लेकिन जब ये जुड़ जाए और मुट्ठी बन जाए तो इसको रोकना मुश्किल है। तो बस यही कॉन्सेप्ट के तहत बहुत सारे सोल प्रोप्राइटर्स ने भी सोचा कि यार क्यों ना हम लोग अगर मिलके एक मुट्ठी बन जाए तो क्या मजा आ जाए। इसी के संदर्भ में फिर रिसर्चर्स ने कहा, अच्छा मुट्ठी बनना चाहते हो, तो यानी कि कुछ नए टर्म्स खोजने पड़ेंगे, और उसी की वजह से हमारी जिंदगी में आया पार्टनरशिप। ठीक है, हमारी जिंदगी में आया पार्टनरशिप। बाकी ये प्रोजेक्ट क्या है, तो ये तो आपको पता ही है कि ये प्रोजेक्ट फाइल के बेसिस पे बनता है, और ये कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग अपने में नहीं है, तो ये अपन नहीं करेंगे, है ना। ठीक है जी, ओके, तो ये 20 नंबर ये अपने हाथ में है। चलिए, तो अब शुरू करते हैं अपन। तो अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप बेसिक कॉन्सेप्ट्स चालू हो रहा है। आर यू एक्साइटेड? आई होप आप कह रहे हो हाँ जी वेरी एक्साइटेड है, इसीलिए तो बैच लिया है, इसीलिए तो आए हैं, इसीलिए तो पढ़ रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो एक प्यारे से एग्जाम्पल के साथ शुरू करता हूं मैं आपके लिए, है ना। तो देखिए भैया जी, हमारे पास है स्माइली जी। इनके पास इंटेलिजेंस की कोई कमी नहीं है, बहुत हार्ड वर्किंग है, दुनिया में अपना नाम कमाना चाहती हैं, दुनिया को दिखाना चाहती हैं कि मैं भी कुछ हूं। ऐसे ही हमारे पास है एक खड़ूस सिंह। खड़ूस सिंह जी के पास पैसा बहुत है, लेकिन अकड़ ज्यादा है, दिमाग थोड़ा कम है। तो अब क्या करें, क्या करें? तो ये भी अपनी तरफ से कुछ काम करते हैं, ये भी अपनी तरफ से कुछ काम करती हैं। इन दोनों को लग रहा है कि यार अगर ये दोनों अकेले अकेले काम करेंगे ना तो उतना अचीव नहीं कर पाएंगे जितना अगर ये दोनों मिल जाएं। यानी कि पैसा भी चाहिए क्योंकि स्केल अप करना है, अपने बिजनेस को बड़ा करना है, और इंटेलिजेंस भी चाहिए क्योंकि सिर्फ पैसे से क्या बनता है। तो इन्होंने कहा क्यों ना हम दोनों मिल जाएं। तो अब देखिए, स्माइली जी और मिल्खा जी एक तरीके से अभी क्या है, 1 और 1 है। एक तरीके से अभी क्या है, 1 और 1 है। ठीक है जी, स्माइली जी और मिल्खा जी अभी एक तरीके से क्या है, ये 1 है और ये भी 1 है। ये चाहते हैं कि 1 + 1 2 ना होकर 11 हो जाए। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, तो देखिए इसके लिए क्या करना पड़ेगा। यहां से जाएंगी स्माइली जी, यहां से जाएंगे मिल्खा जी, और अब देखिए अब ये जो 1 1 है ये गायब हो जाएगा, ये 1 1 जो है ये गायब हो जाएगा, और एक 1 यहां आएगा, एक 1 यहां आएगा, और एक 1 यहां आएगा, और इसे क्या बोला जाएगा, 11। इसे क्या बोला जाएगा, 11। समझे? ठीक है जी, समझ गए। इसी इसी कॉन्सेप्ट के तहत हमारे यहां पार्टनरशिप आई, और इनका नाम हो जाएगा मिल्खा। इसको इरेज कर देता हूं मैं। समझ गए, समझ गए, समझ गए। तो अब इनका नाम क्या हो गया, मिल्खा। स्माइली जी और खड़ूस जी मिलकर बन गए। बस इसी कॉन्सेप्ट के बेसिस पर हमारी जिंदगी में क्या आया, इसी कॉन्सेप्ट के बेसिस पे हमारी जिंदगी में आई पार्टनरशिप। तो इससे देखकर हमने क्या सीखा कि जहां पर एक पर्सन है क्या वो पार्टनरशिप हो सकती है, नहीं हो सकती भैया। यहां पर एक से ज्यादा चाहिए, यानी 2 और मोर पर्सन मिल जाएं बिजनेस करने के लिए। बिजनेस करेंगे तो फायदा नुकसान होगा, उसको बांटने के लिए वो पार्टनरशिप कहलाएगी। बस यही डेफिनेशन है। तो आइए भैया जी आगे बढ़ते हैं और जानते हैं। ठीक है जी, तो देखिए मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप।
पार्टनरशिप का मतलब क्या हुआ? यही बात जो मैंने अभी अभी आपको बताई, लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम आई। उन्होंने कहा क्या प्रॉब्लम आई भैया? ये जो पार्टनरशिप की मैं डेफिनेशन बता रहा हूं, ये भैया कैसे पता कि यही डेफिनेशन सही डेफिनेशन है? तो मिल्खा जी जब मिल्खा जी और ये दोनों मिले, 1 और 1 11 बने। ठीक है, स्पेलिंग देख लेना है, मैं भूल तो नहीं गया हूं। ठीक है, 1 और 1 11 बने। 1 और 1 जब 11 बने तो इन्होंने सोचा कि यार कुछ ना कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस भी तो चाहिए पड़ेंगे, कुछ ना कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस भी तो चाहिए पड़ेंगे। तो इन्होंने कहा हाँ यार चाहिए पड़ेंगे। तो ये देखने लगे गवर्नमेंट की तरफ कि भैया पार्टनरशिप बना रहे हो तो इसको कुछ रूल्स और रेगुलेशंस भी तो बनाओ। तो फिर गवर्नमेंट ने कहा रुको जरा, आइए नेक्स्ट स्लाइड पे देखिए। दोनों मिलकर देख रहे थे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ कि जल्दी से बताओ ये रूल और रेगुलेशंस हमें, तभी तो हम पार्टनरशिप में आगे बढ़ पाएंगे, या हम दोनों मिले और खुद ही कुछ कुछ करते रहें। तो ऐसा तो हो नहीं सकता है ना, हर चीज के ऊपर सरकार की नजर होती है। तो इसीलिए फिर सरकार ने कहा यार सही बात है भाई, कुछ ना कुछ तो बनाना पड़ेगा। तो इन्होंने बनाई इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। तो जो भी हम पार्टनरशिप में पढ़ेंगे वो इस एक्ट के अंदर ही लिखी होगी कहीं ना कहीं। समझ रहे हो आप मेरी बात? क्या इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के हिसाब से आपको पार्टनरशिप बनानी है। क्या भैया मुझे ये याद रखना पड़ सकता है? हाँ जी याद रख लीजिए यार, क्या दिक्कत है। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में बनाया गया, तब से पार्टनरशिप बनना चालू हुई इंडिया के अंदर। ठीक है, वैसे तो पहले से भी थी, लेकिन एक एक्ट बन जाने के बाद लीगलाइज वे में बनती है चीजें। ठीक है जी, ठीक है। समझ गए आप? तो यही हम पढ़ने वाले हैं इस एक्ट में जो जो चीजें लिखी हैं, और इसी एक्ट में मीनिंग भी लिखा हुआ है, इसीलिए हम वो मीनिंग समझते हैं और उसके हिसाब से काम करते हैं। अब वो मीनिंग क्या लिखा हुआ है आइए उसको देखते हैं। देखिए, एज पर सेक्शन 4, एज पर सेक्शन 4, भैया ये सेक्शन 4 क्या है? तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट जब है ना, तो इसके अंदर बहुत सारी चीजें लिखी होती है, 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन, तो वहां नंबर डलता है 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो वहां पर जो 1 2 3 4 5 6 7 डलता है ना, उसी को सेक्शन कहते हैं। तो चौथी जगह पर सेक्शन 4 में, ठीक है, कुछ कुछ सेक्शंस होते हैं उसके अंदर, पैराग्राफ वे में लाइनिंग्स होती है, तो बहुत सारी चीजें होती है, एक्ट के अंदर नंबर्स डले होते हैं ताकि कोई भी ना उस लाइन को कोट कर सके। अब मैं बोलूं कि एक्ट में ऐसा लिखा है, वो बोलेगा कहां लिखा है? उस पेज में लिखा है। उस पेज में कहां? अब पेज पलटते रहेंगे क्या? तो नंबर डलते हैं, हर लाइन का एक नंबर डलता है, तो वो नंबर से उसको पहचाना जाता है कि इस बुक में, इस एक्ट के अंदर इस जगह पर, तो मेरे को वहां ना 4 नंबर पे मैं जाऊंगा तो वहां पर मुझे ये डेफिनेशन मिलेगी। अभी मैंने आपको डेफिनेशन बताया था, वैसे तो नॉर्मल भाषा में क्या होती है भैया, कि जब 2 और मोर पर्सन मिले बिजनेस करने के लिए, प्रॉफिट और लॉस को शेयर करें। ठीक है, तो जाहिर सी बात है पार्टनरशिप हो गई। अब अगर 2 या 2 से ज्यादा लोग हैं तो हमेशा क्या वो डील करने जा पाएंगे? दोनों जरूरी है कि हर जगह डील करने जाए? हो सकता है एक व्यक्ति यहां डील करने जाए, एक व्यक्ति यहां डील करने जाए। तो ऐसा भी हो सकता है कि कई बार तो दोनों ही एक साथ जाएं और डील करके आए, कई बार एक व्यक्ति दूसरे का रिप्रेजेंटेटिव बनकर जाए, है ना। तो यही डेफिनेशन है पार्टनरशिप की, देखिएगा। तो पार्टनरशिप इज द रिलेशन है भैया, ये किसके बीच में? बिटवीन पर्संस, पर्संस मतलब 2 और मोर, पर्संस मतलब 2 और मोर। ठीक है, 2 और मोर, पर्संस मतलब 2 और मोर पर्सन, 2 या 2 से ज्यादा पर्संस का मतलब होता है। ठीक है, हु हैव एग्रीड, जो एग्री कर गए किस चीज के लिए? टू शेयर द प्रॉफिट्स। क्या लिखा हुआ है? टू शेयर द प्रॉफिट। अब आप कहोगे हैं भैया टू शेयर द प्रॉफिट, आप तो कहते हो प्रॉफिट हो लॉस हो दोनों, तो यहां तो प्रॉफिट ही लिखा है। तो जाहिर सी बात, जब पार्टनरशिप हो रही है यहां पर प्रॉफिट लिखा है, पर आपको समझ के चलना है कि भाई लॉस तो शेयर होगा ही ना, जाहिर सी बात है। ठीक है, ये इंप्लाइड है, क्या बोलते हैं कि भैया प्रॉफिट लिखा है लेकिन ये इंप्लाइड है कि लॉस भी इसमें शेयर होगा। वैसे यहां लिख सकते थे टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉस, है ना, पर ठीक है कोई बात नहीं लिखा, थोड़ी इंक बचा ली। तो भैया जी यही पॉइंट है, क्या रिलेशनशिप है 2 और मोर पर्सन के बीच में जो कि एग्री कर रहे हैं कि हाँ भैया हम प्रॉफिट शेयर करेंगे। किसका प्रॉफिट? बिजनेस का, घर का बंटवारा नहीं, बिजनेस में जो प्रॉफिट होगा उसको शेयर करेंगे। और कैरिड बाय ऑल, यानी कि ये बिजनेस कई बार दोनों के द्वारा चला जाएगा, या फिर और एनी ऑफ देम, यानी इनमें से जितने भी पार्टनर्स है उसमें से कोई भी एक्टिंग फॉर ऑल कर दे। यानी कि मान लीजिए 3 पार्टनर है, ए बी और सी। अब ए बी को ऑफिस में कोई काम है, किसी को डील करनी है, तो उन्होंने क्या सी भाई तू चले जा, तो सी गया है बाकी दोनों की तरफ से भी। ऐसा नहीं है कि सी अकेले डील करके आएगा तो सी के ऊपर अप्लाई होगा, नहीं, तीनों पार्टनर्स थे, तीनों पार्टनर्स में 2 अपना काम कर रहे थे, तो उन्होंने सी को भेजा,
तो सी क्या हुआ, एक तरीके से इनकी तरफ से एजेंट हुआ जो इनके लिए भी बात कर रहा है, वो खुद की फर्म के लिए बात भी कर रहा है और इन दोनों के लिए भी बात कर रहा है। ठीक है, तो बिजनेस होना जरूरी है, और या तो सारे लोग एक साथ डीलिंग करेंगे या फिर कोई एक उनमें से जाके डील करके आ जाएगा, तो सबको वो डील मानना होगा। वो ये नहीं कह सकते अरे हमें क्या पता था ये क्या डील करके आ गया, हमारी कोई गलती नहीं, हम इस डील में पार्ट नहीं करेंगे। नहीं, वो एज अ पार्टनर गया है, यानी कि आपकी ओर से एक्ट करने गया है, तो आप भी उस डिसीजन के रिस्पॉन्सिबल होंगे। या तो आप मना कर देते, फिर मना कर देते, है ना, क्योंकि आपके मन में आ रहा होगा भैया ऐसे तो मान लीजिए मैं जाऊं और मुझे उन दोनों से खुन्नस हो गई हो, मैं कोई भी डील करके आ जाऊं, तो अगर उन दोनों को पता है तो वो मना करेंगे और फिर भी मैं जाऊंगा तो मेरी गलती है। लेकिन अगर मैं जा रहा हूं, उनकी ओर से कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, तो ये माना जाएगा कि हम तीनों का मिलकर ये डिसीजन है और मैं उन दोनों को भी रिप्रेजेंट कर रहा हूं। ठीक है, बस यही डेफिनेशन है। अब इसके अंदर कुछ पॉइंट्स आते हैं जो आपको ध्यान रखने हैं। नोट, सबसे पहली बात, द पर्सन हु हैव एग्रीड टू फॉर्म पार्टनरशिप, वो व्यक्ति जो पार्टनरशिप को बनाने के लिए तैयार होता है, उसको अपन इंडिविजुअली अगर कहा जाए तो पार्टनर्स कहते हैं। जैसे कि अगर स्माइली और मिल्खा है तो स्माइली को बोलेंगे पार्टनर, मिल्खा को बोलेंगे पार्टनर। जब दोनों मिल जाएंगे तो वो पार्टनरशिप हो गई। उनका नाम रख देंगे तो पार्टनरशिप फॉर्म, पार्टनरशिप फॉर्म में नाम रख दिया मिल्खा, तो मिल्खा फॉर्म का नाम हो जाएगा। तो देखिए, एंड कलेक्टिवली इनको क्या बोला जाएगा, फॉर्म। ठीक है, जब स्माइली और मिल्खा दोनों मिले तो फॉर्म बन गया। अब इस फॉर्म का उन्होंने एक नाम रख दिया, क्या नाम रख दिया, मिल्खा। सो अंडर विच दे आर केयरिंग द बिजनेस इज कॉल्ड फॉर्म नेम। और तो मिल्खा जी को क्या बोला जाएगा, फॉर्म नेम। ठीक है जी, सिंगल सिंगल पार्टनर मिल गए तो फॉर्म, नाम रख दिया तो फॉर्म का नेम, बस ये है। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पर सवाल अब तक आया नहीं है, पर मैं उम्मीद करूंगा कि यह सवाल जरूर आना चाहिए, ये सवाल जरूर आना चाहिए। ठीक है जी, एज पर अकाउंटिंग व्यू पॉइंट। अच्छा, आपको याद है 11th क्लास में हम एक चीज पढ़ा करते थे, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। उसके हिसाब से क्या होता था कि बिजनेस और ओनर दोनों अलग अलग है। भले ही ओनर ही बिजनेस का प्रॉफिट कमा रहा है, ओनर ही डिसीजन ले रहा है, लेकिन ये दोनों अलग अलग हैं। तो अकाउंटिंग व्यू पॉइंट के हिसाब से, अकाउंटिंग व्यू पॉइंट के हिसाब से तो यही बात सच है। ठीक है जी, ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड सवाल नहीं आए पर आने चाहिए। अकाउंटिंग व्यू पॉइंट के हिसाब से पार्टनरशिप फर्म इज ट्रीटेड एज सेपरेट बिजनेस एंटिटी डिस्टिंक्ट फ्रॉम इट्स पार्टनर। तो जैसे हमने 11th में पढ़ा था वैसे यहां भी है कि पार्टनर्स ही ओनर है और बिजनेस है, तो ये दोनों अलग अलग हैं। किस व्यू पॉइंट के हिसाब से, अकाउंटिंग व्यू पॉइंट के हिसाब से। मगर भैया मगर अगर मैं लीगल व्यू पॉइंट की बात करूं, लीगल व्यू पॉइंट मतलब कि अगर मैं लॉ के केस में बात करूं, तो अब मान लीजिए एक पार्टनरशिप फॉर्म में फ्रॉड हो गया। ठीक है, अब फ्रॉड करेगा कौन, या तो एम्प्लॉइज करेंगे, तो उसके लिए तो पार्टनर ही केस कर देगा। लेकिन अगर फर्म ने फ्रॉड किया तो पार्टनर क्या कहेंगे वकील साहब, जज साहब, मैं और बिजनेस तो अलग अलग है, मुझे क्यों पकड़ रहे हो, मुझे क्यों धो रहे हो, वो पकड़ लो बिजनेस को, वो दीवारों को पकड़ लो, वो कंप्यूटर को उठा लो, वो है बिजनेस, वो देखो वो देखो वो देखो बिल्डिंग दिख रही है ना, उसको पकड़ के जेल में ले जाओ। अजीब सी बात नहीं लग रही क्या, लग रही है ना कि भाई अब वो बिजनेस को पकड़ने थोड़ी जाएंगे। जाहिर सी बात है कि वैसे देखा जाए तो अकाउंटिंग व्यू पॉइंट से बिजनेस और ओनर अलग अलग हैं, मगर लीगल व्यू पॉइंट से ये ओनर ही तो है जो बिजनेस को चला रहा है। अगर बिजनेस में प्रॉफिट हो रहा है तो वो ओनर के डिसीजन ही तो है, तो अगर बिजनेस ने कोई घोटाला किया तो वो ओनर की घोटाले को माना जाएगा। तो लीगल व्यू पॉइंट से ध्यान रखेंगे, लीगल व्यू पॉइंट से ये अलग अलग नहीं है। लीगल व्यू पॉइंट से पार्टनरशिप फर्म इज नॉट a separate legal entity. In other words, it has no extent separate from its partner. It means that in case of partnership firm bankruptcy, the partner's private estate would be liable to meet its firm's debt. यानी इसका मतलब क्या हो भैया कि अगर मान लीजिए पार्टनरशिप फर्म का दिवालिया निकल जाता है, पार्टनरशिप फर्म का दिवालिया निकल जाता है, उन्होंने इतना लोन ले लिया कि वो लोन चुका ही नहीं पा रहे हैं, तो पार्टनर्स ये नहीं कह सकते कि हमें क्या पता भाई, हम तो जानते ही नहीं, बिजनेस और पार्टनर अलग अलग हैं। नहीं, पार्टनरशिप के अंदर जितने पार्टनर्स हैं उनको अपने घर की प्रॉपर्टी भी बेचनी पड़ सकती है जो उनके नाम की होगी, उनके घर की प्रॉपर्टीज को भी बेचना पड़ सकता है जो उनके नाम का होगा, वही इसका मतलब है। ठीक है, तो द पार्टनर्स प्राइवेट एस्टेट, प्राइवेट यानी कि खुद का, प्राइवेट यानी कि खुद का, ठीक है जी, खुद का। मुझे प्राइवेट स्पेस चाहिए, सुना होगा ना आपने, तो खुद का, स्टेट मतलब जो भी उनकी चीजें हैं, स्टेट वुड बी लायबल टू मीट इट्स फर्म्स डेब्ट।
तो फर्म में जिन जिन लोगों ने से इन्होंने उधार लिया था उन सबको इनको अपने पैसे लगाकर भी चुकाना पड़ेगा। ठीक है जी, ये दो बातें आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, एक तो ये तो सिंपल सी बात है, इसमें लीगल व्यू पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ओके, क्योंकि सबको बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट याद रहता है, लीगल व्यू पॉइंट वो भूल जाते हैं। चलो भाई आगे बढ़ते हैं नाउ। तो इसी से बनता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टनरशिप। बहुत इजी, मैंने अभी आपको ये समझाया, मीनिंग बस यही है। इन्हीं एक एक शब्दों को उठा के इन्होंने कैरेक्टरिस्टिक्स बनाए। फटाफट कर लेते हैं, आइए देखिए। सबसे पहली बात, टू और मोर पर्सन। तो मैंने आपको ये बता ही दिया है कि भैया पार्टनरशिप में टू और मोर पर्सन होने चाहिए, है ना, टू और मोर पर्सन होने चाहिए। इन ऑर्डर टू फॉर्म पार्टनरशिप देयर शुड बी एट लीस्ट टू और मोर पर्सन। टू पर्सन तो होने ही चाहिए या उससे ज्यादा हो सकते हैं। कमिंग टुगेदर फॉर अ कॉमन गोल, एक कॉमन गोल के लिए वो लोग मिले हो, कॉमन गोल के लिए वो बात कर रहे हो। इन अदर वर्ड्स, मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर इन अ फर्म कैन बी 2। तो इससे मुझे क्या समझ में आया कि भाई एक फर्म में 2 पार्टनर कम से कम होने ही चाहिए। अब आपके मन में आएगा सवाल, है ना, हम तो हैं ही इंटेलो कॉम्बियंस, हमारा क्वेश्चनिंग माइंड है, तो भैया अगर मिनिमम 2 है तो मैक्सिमम क्या है ये बता दो। तो देखिए वैसे तो मैक्सिमम 50 है, कुछ केसेस में 100 भी होता है, लेकिन हमें 50 ध्यान रखना है, तो आपके एग्जाम के लिए 50 इंपॉर्टेंट है। और ये बात कहां लिखी हुई वो देखिए। हाउएवर द कंपनीज एक्ट 2013, क्योंकि पार्टनरशिप एक्ट 1932 में कोई अलग से स्पेसिफिकेशन नहीं है, मगर कंपनीज एक्ट 2013 में यह बात लिखी गई है, द नंबर ऑफ पार्टनर्स टू 50। ठीक है जी, वैसे पार्टनरशिप एक्ट में तो ऐसी कोई बात नहीं लिखी गई, लेकिन कंपनीज एक्ट 2013 में यह बात लिखी गई है कि पार्टनरशिप में 50 मेंबर ही होने चाहिए। और कहां लिखा गया है, अगर आप वहां पे सेक्शन 464 रेड अलोंग विथ रूल नंबर 10 ऑफ कंपनीज मिसलेनियस रूल्स 2014 में पढ़ोगे तो आपको यह बात मिल जाएगी। ठीक है जी, क्या कि पार्टनरशिप में मैक्सिमम कितने होने चाहिए, 50 होने चाहिए। इस पर एमसीक्यू क्वेश्चन बनता है, इस पर एमसीक्यू क्वेश्चन बनता है। ठीक है जी, ओके भैया जी आगे बढ़िए। मैंने कहा ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ द पार्टनरशिप फॉर्म बिकम्स इलीगल इफ द नंबर ऑफ पार्टनर्स एक्सीड्स दिस लिमिट। यानी कि भैया अगर मैंने 50 से ज्यादा रख लिए तो आपकी पार्टनरशिप को इलीगल माना जाएगा और आपके यहां गवर्नमेंट के लोग आएंगे, फिर डिशुम मतलब डिशुम तो नहीं, आपको जेल लेकर जाएंगे। ठीक है जी, तो इलीगल है, ये भी बात याद रखिएगा। इस पर भी क्वेश्चन बन सकता है कि अगर मान लीजिए मैं 50 कर ही दूं तो क्या होता है, तो कुछ नहीं, इलीगल हो जाएगा आपकी पार्टनरशिप फॉर्म। एक्चुअली पार्टनरशिप फॉर्म है ही नहीं, ठीक है, लॉ की नजर में। चलिए भैया आगे बढ़ते हैं। नाउ नोट, अब इसके अंदर भैया आप किस किस को पार्टनर बना सकते हो। क्या मैं किसी को भी पार्टनर बना लूं, वो चुन्नू मुन्नू दिखते हैं मुझे, क्या मैं उनको पार्टनर बना लूं। एक ना पगला सा है, ऐसे चलता रहता है, क्या मैं उसको पार्टनर बना लूं। किस किस को मैं पार्टनर बना लूं, तो यहां पर यह भी बात लिखी गई है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में एवरी पर्सन एक्सेप्ट दी फॉलोइंग आर कंपिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। यानी कि इन लोगों को छोड़कर, देखो ध्यान रखना, एक्सेप्ट वर्ड यूज किया गया है। एक्सेप्ट मतलब कि इन लोगों को छोड़कर, एक्सेप्ट मतलब कि इन लोगों को छोड़कर। किन लोगों को छोड़कर, सबसे पहली बात माइनर। माइनर कौन होता है, लेस देन 18 वाला, जिसकी उम्र लेस देन 18 ईयर्स है वो माइनर कहलाते हैं। ठीक है, तो भैया माइनर जो है नॉर्मल कोर्स में तो पार्टनर नहीं बन सकते, तो आप चुन्नू मुन्नू को पार्टनर नहीं बना सकते। पर्सन्स ऑफ अनसाउंड माइंड, जिनका दिमाग सही नहीं है, नहीं बना सकते। पर्सन डिस्क्वालिफाइड बाय एनी लॉ, किसी एक्ट में ही बता दिया गया है, एक्ट में तो नहीं मतलब किसी रूलिंग प्रोसेस हो चुकी है कि भाई ये आदमी घंघोर घटिया है, ये फ्रॉड किस्म का आदमी है, इससे कभी कोई कॉन्ट्रैक्ट मत करना। तो जाहिर सी बात है भैया, अगर वो डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ है तो वो कहीं भी किसी भी एक्ट के थ्रू पार्टनर नहीं बन सकता। इंसॉल्वेंट पर्सन, जो ऑलरेडी दिवालिया हो चुका है, मैं तो गरीब हूं, मेरे पास तो पैसे नहीं है, तो उसे आप पार्टनर कैसे बनाओगे, क्योंकि अगर नुकसान हो गया तो भैया इसकी प्राइवेट एस्टेट को भी बेचा जा सकता है, पर वो कहेगा मेरे पास तो कोई प्राइवेट एस्टेट ही नहीं है, तो भाई ऐसे आदमी को क्यों पार्टनरशिप बनना, जब तुम्हारे पास पैसे ही नहीं तो पार्टनरशिप कैसे करोगे। ठीक है जी, तो ये जो 4 लोग हैं ये भैया पार्टनर्स नहीं बन सकते, इनके अलावा आप सबको बना सकते हो। तो यानी कि भैया कोई 90 साल के व्यक्ति और ऐसे ऐसे करके चलते हैं, क्या मैं उन्हें बना सकता हूं, अगर वो दिमाग से सही है, डिसीजन लेने की कैपेबिलिटीज हैं, वो अनसाउंड माइंड में नहीं आते, तो बिल्कुल कर सकते हो आप। अगर वो डिस्क्वालिफाइड बाय एनी लॉ नहीं है तो बिल्कुल कर सकते हो आप, माइनर का तो केस ही नहीं बनता, और अगर इंस्टॉलमेंट नहीं है तो बिल्कुल कर सकते हो आप। अब पॉइंट आता है माइनर के ऊपर, इसको थोड़ा सा मैं और डिस्कस करता हूं। यूं तो कहा जाए तो मैंने अभी अभी बताया आपको कि भाई माइनर को ना एडमिट नहीं किया जा सकता एज अ पार्टनर, एडमिट मतलब हॉस्पिटल में नहीं, एज अ पार्टनर। लेकिन एक केस है,
एक बात है जिस पर इसको एडमिट कर सकते हैं, तो प्लीज इसको ध्यान दीजिएगा, कैन बी एडमिटेड, इस पर भी क्वेश्चन बनते हैं। कैन बी एडमिटेड एज अ पार्टनर इफ ऑल एग्जिस्टिंग पार्टनर्स एग्रीड फॉर द बेनिफिट ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। ठीक है जी। तो भैया क्या केस बनता है कि माइनर यूं तो नॉर्मल कोर्स में पार्टनर नहीं बन सकता, मगर मान लीजिए सारे पुराने पार्टनर एग्री हो जाएं और फर्म को बेनिफिट हो रहा हो, सारे पुराने पार्टनर एग्री हो जाएं और फर्म को बेनिफिट हो रहा हो, तो फिर आप माइनर को एडमिट कर सकते हो। ठीक है जी। तो इस केस को याद रखना, क्योंकि ये इस पे क्वेश्चन बनता है। ठीक है भैया, मेरे को कैसे पता चलेगा क्वेश्चन क्या कहना चाहता है? क्वेश्चन खुद बताएगा। अगर क्वेश्चन नहीं बता रहा तो आप उसको नॉर्मल कोर्स मानोगे, और नॉर्मल कोर्स में माइनर नहीं बन सकता। अगर ऑप्शंस में कहीं अवेलेबल है कि एग्जिस्टिंग पार्टनर्स इन बेनिफिट ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म, तो फिर जाहिर सी बात है वो हो सकता है। वैसे तो नहीं हो सकता, मगर अगर सारे पार्टनर्स एग्री हैं और पार्टनरशिप की बेनिफिट के लिए उसको एडमिट किया जा रहा है एज अ पार्टनर, तो किया जा सकता है अगर उसकी रजामंदी है तो। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था। चलो भैया जी, तो बात खत्म। अब अगला पॉइंट, तो ध्यान रखिएगा, हम कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ रहे हैं जिसमें अपन ने पहला पॉइंट कवर कर लिया, अब बारी अपने दूसरे पॉइंट की है। ठीक है जी। तो दूसरा पॉइंट एग्रीमेंट। भैया जाहिर सी बात है, अगर आप बिजनेस करने वाले हो, पार्टनरशिप करके बिजनेस करोगे तो एक एग्रीमेंट होना चाहिए। तो बस यही पॉइंट है। पार्टनरशिप इज द रिजल्ट ऑफ एन एग्रीमेंट बिटवीन टू और मोर पर्सन टू डू अ बिजनेस एंड शेयर इट्स प्रॉफिट एंड लॉसेस। ठीक है भैया जी। और क्या करना है? बिजनेस, इलीगल काम नहीं करना, बिजनेस करना है। ठीक है जी। टू और मोर मिलकर बिजनेस करें और प्रॉफिट्स को शेयर करेंगे, ऐसा एक एग्रीमेंट होना चाहिए। ठीक है भैया जी। अच्छा भैया, ये एग्रीमेंट रिटन होगा या ओरल? तो ये ध्यान रखिएगा, एग्रीमेंट इज इन रिटन फॉर्म एंड ओरल एग्रीमेंट इज इक्वली वैलिड। यानी कि एग्रीमेंट ओरल भी हो सकता है, रिटन भी हो सकता है, ये कोई नेसेसरी नहीं है कि भैया वो सिर्फ रिटन हो। तो यानी कि भैया पार्टनरशिप डीड हम वादों से कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं। पर भैया आजकल के इंसान तो बड़े बेकार हैं, वादे करते हैं और भूल जाते हैं। तो जाहिर सी बात है, इसीलिए ऐसा सजेस्ट किया जाता है कि भैया आप रिटन एग्रीमेंट ही करो, लेकिन अगर आप नहीं करना चाहते तो ओरल भी चल जाएगा। ठीक है जी। तो ध्यान रखिएगा भैया जी, ओरल और रिटन दोनों ही अलाउ हैं। पर जो अभी मैंने बताया, कि वादों का क्या है, वो यूं मुकर जाते हैं। ठीक है जी। तो बट इन ऑर्डर टू अवॉइड डिस्प्यूट, क्योंकि भैया मुकरेंगे तो डिस्प्यूट होगा, तो अगर डिस्प्यूट को अवॉइड करना है, समझदार हो तो भैया इट इज प्रिफर्ड दैट पार्टनर्स हैव अ रिटन एग्रीमेंट। तो पार्टनर्स को रिटन एग्रीमेंट बनाना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बिजनेस, जाहिर सी बात है भैया, आपका एक बिजनेस होना चाहिए। ऐसा नहीं कि भैया हमारे घर में ना 10 लाख रुपए हमें मिले, हम दोनों भाइयों ने 5-5 बांट लिए, क्या ये बिजनेस है? नहीं भैया, हम दोनों भाई ने ना सोचा कि यार एक प्लॉट खरीद लेते हैं, तो हमने आधा आधा रुपया दिया, तो क्या ये बिजनेस है? नहीं। लेकिन अगर मैं प्लॉट खरीदता हूं, हम दोनों भाई ने आधा आधा खरीदा, फिर इसको बेचा, फिर दूसरा खरीद लिया, फिर उसको बेचा, फिर दूसरा खरीद लिया, फिर उसको बेचा, फिर दूसरा खरीद लिया, यानी ये मेरा बिजनेस है, ये हम दोनों भाइयों का काम है ना? तो अगर ये मेरा काम है तो ये मेरा बिजनेस है, तो पार्टनरशिप हो सकती है। तो ध्यान दीजिएगा, एग्रीमेंट शुड बी टू कैरी ऑन सम बिजनेस, मेयर कोनरशिप ऑफ अ प्रॉपर्टी डज नॉट अमाउंट टू पार्टनरशिप। अगर आप किसी भी प्रॉपर्टी के कोनर बन जाएं तो वो पार्टनरशिप नहीं है। पार्टनरशिप के लिए आपको बिजनेस करना है, रेगुलरली वो एक्टिविटी करनी है। फॉर एग्जाम्पल, इफ सचिन एंड सौरभ ज्वाइंटली परचेज अ प्लॉट ऑफ लैंड, इन्होंने भैया प्लॉट ऑफ लैंड परचेज कर लिया, दे बिकम द ज्वाइंट ओनर्स ऑफ प्रॉपर्टी, एंड नॉट द पार्टनर्स, है ना? ये ज्वाइंट ओनर कहलाएंगे प्रॉपर्टी के, पार्टनर्स नहीं कहलाएंगे। अगर वो इसका काम रेगुलरली करने लग जाएं तो फिर वो पार्टनरशिप में बन जाएगी बात। बट इफ दे आर इन बिजनेस ऑफ परचेज एंड सेल ऑफ लैंड फॉर पर्पस ऑफ मेकिंग प्रॉफिट, दे विल कॉल्ड पार्टनर्स। ये बेसिक पॉइंट याद रखना। ठीक है भैया। तीसरे के बाद चौथा, म्यूचुअल एजेंसी। ये आपको एनसीईआरटी में मिला होगा, वरना आप एक और वर्ड सुनोगे, प्रिंसिपल एज वेल एज एजेंट। ठीक है जी, प्रिंसिपल एज वेल एज एजेंट। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि जो पार्टनरशिप में 3 अगर पार्टनर्स हैं, तो वही जो पॉइंट मैंने बताया ना, एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, या फिर सारे के सारे। तो अब देखो, खुद से सोचो ना, हर बार ऐसा तो नहीं हो सकता कि हर डील में हर पार्टनर जा रहा है। कई बार ऐसा होता है कि भाई तू चले जा, तू देख ले, मैं यहां जाके इससे बात कर लेता हूं, होता है ना ऐसा कई बार।
तो यही पॉइंट है कि जब एक व्यक्ति यहां बात करने जा रहा है तो ये दोनों ये नहीं कह सकते कि वो बात करके आया तो उसकी गलती नहीं, वो बात करके आया लेकिन आपकी ओर से गया था। तो कई बार वो एज अ एजेंट जाता है, अगर वो अकेले जा रहा है तो एज अ एजेंट जा रहा है, अगर ये सब जा रहे हैं तो एज अ प्रिंसिपल, क्योंकि तीनों ही पार्टनर्स हैं, ओनर्स हैं। ठीक है जी, बस यही पॉइंट है। क्या म्यूचुअल एजेंसी होनी चाहिए, आप मुकर नहीं सकते बाद में। हाँ, अगर आपको ने उसको मना किया था भाई मत करना डील और वो करके आ गया तो गलत बात है, लेकिन अगर आपने मना नहीं किया, नॉर्मली डील हुई है तो वो आप पर भी अप्लाई होगी। आप ये नहीं कह सकते कि हाँ भाई जा डील करके आए, और जैसे लोग अरे मैंने कब कहा, मैं तो जानता भी नहीं तुमको यार, भाई क्या यार तुम यार पार्टनर थे यार, धोखा दे दिया हमको। ऐसा नहीं बोल सकते आप, क्योंकि वो जब डील करके आया तो सबकी रजामंदी होती है, क्योंकि वो सबकी ओर से एज अ एजेंट जा रहा होता है। ठीक है जी, तो पार्टनर कई बार एज एन एजेंट काम करते हैं और कई बार एज एन प्रिंसिपल, यानी कि जब वो फ्रंट से ही लीड कर रहे हैं सबके सब। ठीक है, तो यही है, द बिजनेस ऑफ अ पार्टनरशिप कंसर्न मे बी कैरीड बाय ऑल ऑफ द पार्टनर्स और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। दिस स्टेटमेंट हैज टू इंपॉर्टेंट इंप्लीकेशन। फर्स्ट, every partner is entitled to participate in the conduct of the affairs of its business. Second, that there is exist relationship of mutual agency between all the partners. एक mutual agency है, एक आपसी समन्वय है। ठीक है जी, इसी को बोला जाता है प्रिंसिपल एज वेल एज एजेंट रिलेशनशिप। भैया अगर ये ना हो तो, अगर कोई पार्टनर सिंगल अकेले डील करता हो और उसे डील ना माना जाता हो तो भैया अगर ये फीचर आपके पास नहीं है तो फिर भैया जी आपको कहा जाएगा इफ द एलिमेंट ऑफ म्यूचुअल एजेंसी इज एब्सेंट देन इट विल बी कॉल्ड एज नो पार्टनरशिप। ठीक है जी, ओके जी, तो ध्यान दीजिएगा, he can be bind other partners by his act and also bound the act of other partners with regard to the business of the firm. Relationship of mutual agency is so important that अगर भैया जी ये मिस हो गया तो हम इसको नो पार्टनरशिप कहेंगे, इलीगल नहीं कहेंगे, नो पार्टनरशिप कहेंगे। ये छोटी छोटी बातें याद रखना है ना, हर चीज में इलीगल नहीं डालना है। ठीक है जी, ओके, ये क्या हो जाएगा, नो पार्टनरशिप होगा। अगर 50 से ज्यादा पार्टनर हैं तो इलीगल है, म्यूचुअल एजेंसी मिसिंग है तो नो पार्टनरशिप है ना। ये वर्डिंग्स थोड़े से ध्यान रखना, यहां गलती होती है, पर इतना डिटेलिंग में आजकल एमसीक्यूज आते नहीं है, मगर मुझे लगता है जिस तरीके से अब कंपटीशन बढ़ रहा है सीयूटी यूटी का, तो अब थोड़ी डिटेलिंग भी हमको पढ़ के जानी चाहिए। ठीक, तो ये चौथा पॉइंट था। फिर आता है पांचवा, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट। तो ये भी अपन ने पढ़ लिया था कि भैया जब आप पार्टनरशिप कर रहे हो तो प्रॉफिट बांटने के लिए कर रहे हो, लेकिन यहां पे एक छोटा सा पॉइंट था कि भैया वहां लॉस नहीं लिखा था, तो शेयरिंग ऑफ लॉस इज इंप्लाइड। इसका मतलब कि भैया शेयरिंग ऑफ लॉस उसमें इंप्लाइड है कि अगर प्रॉफिट की बात हो रही तो लॉस तो आपको शेयर करना ही है। ठीक है जी, तो ये इसका पांचवा था, वेरी सिंपल ना। उसके बाद बारी आती है छठा, लायबिलिटी ऑफ पार्टनर्स। लायबिलिटी ऑफ पार्टनर्स याद है अभी अपन ने लीगल बात की थी कि लायबिलिटी ऑफ पार्टनर्स क्या है भैया, अनलिमिटेड। यानी कि अगर पार्टनरशिप को बहुत सारा नुकसान हो गया ना, बहुत सारा नुकसान हो गया, तो वो आपकी पर्सनल प्रॉपर्टी को भी बेचकर चुकाया जा सकता है। तो लायबिलिटी ऑफ पार्टनर, ईच पार्टनर इज लाइबल jointly with all the other partners and also servely to the third party for all the acts of the firm done while he is a partner। जाहिर सी बात है, और हर वो जो थर्ड पार्टी है जिसने फर्म के साथ डील किया होगा, जब तक वो पार्टनर था, उन हर पार्टनर्स की लायबिलिटी भी इसके ऊपर ही है, यानी सबके ऊपर, एक सिंगल इंडिविजुअल नहीं, सबके ऊपर है। ठीक है जी, नॉट ओनली दैट, liability of a partner for act of the firm is also unlimited। भैया जी ये कैसी है, अनलिमिटेड है। यानी कि भैया अगर मेरे बिजनेस को नुकसान हुआ तो भैया आपको अपने, इट इंप्लाइज दैट प्राइवेट एसेट्स कैन ऑल्सो बी यूज्ड टू पेइंग ऑफ द फर्म्स डेब्ट। आपके प्राइवेट एसेट्स को भी यूज किया जा सकता है, आपकी जो पर्सनल प्रॉपर्टी होगी, प्राइवेट एसेट मतलब पर्सनल प्रॉपर्टीज होंगी, उनको भी यूज किया जा सकता है आपकी उधार को चुकाने के लिए। तो ये हमारा छठा पॉइंट था। ये डेफिनेशन के अंदर नहीं होता, ये अलग से होता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, बाकी पांचों पॉइंट्स हमने डेफिनेशन के अंदर ही कवर कर लिए थे। ठीक है जी, ठीक है जी, चलें आगे। चलिए, अब आती है बारी राइट्स ऑफ अ पार्टनर। ठीक है भैया जी, अब पार्टनर के राइट्स क्या हैं, खुद से सोच के देखिए क्या राइट्स हो सकते हैं उसके। पार्टनर का राइट्स क्या है भैया, मीटिंग अटेंड कर सकता है, बुक्स को देख सकता है, उससे भी पूछा जाना चाहिए, बस यही सारे राइट्स हैं। तो ये छोटे मोटे पॉइंट्स है, बहुत ज्यादा कुछ है नहीं। राइट टू टेक पार्ट इन द मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस, मैनेजमेंट में पार्ट लेने का उसका हक है। टू इंस्पेक्ट द बुक्स ऑफ अकाउंट, जो भी एंट्रीज वेंट्रीज कर रहे हो वो उसको चेक कर सकता है। टू शेयर प्रॉफिट्स और लॉसेज ऑफ द बिजनेस, है ना भैया, जो भी रेशियो होगा उसके हिसाब से प्रॉफिट और लॉस शेयर कर सकता है। ठीक है जी, अच्छा, इन दी एब्सेंस, एक पॉइंट लिखा हुआ है इन दी एब्सेंस, ये अपन आगे पढ़ेंगे, पर मैं अभी आपको बताता हूं। भैया जी अगर मान लीजिए
मान लीजिए हमने प्रॉफिट एंड लॉस पॉइंट डिस्कस ही नहीं किया, हमने सोचा कि यार प्रॉफिट एंड लॉस बाद में देखते हैं यार, हमने इस पर कोई भी बात नहीं रखी, तो इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, मतलब अगर डीड नहीं है तो आपको ध्यान रखना है एवरी पार्टनर विल शेयर प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली, ठीक है। हालांकि अभी हम थोड़ी देर में इसको पढ़ने वाले हैं, है ना, ठीक है जी। क्या पॉइंट है कि वैसे तो जो भी रेशियो बनाया गया होगा, जैसे मान लीजिए अगर 3 पार्टनर है 3:1, ठीक है, तो 3/6, 2/6, 1/6 आप रेशियो बांट रहे हो, ठीक है। अगर मान लीजिए रेशियो नहीं दिया हुआ, कोई भी रेशियो नहीं दिया हुआ, तो आप हमेशा इक्वल मानोगे, यानी A1 B1 C1, यानी 1:1 1:1 1:1। तो 3 पार्टनर है तो 1/3 1/3 1/3, तीनों को इक्वल हिस्सा मिलेगा, ठीक है जी। ध्यान रखिएगा, अगर एब्सेंस है डीड तो नाउ नो न्यू पार्टनर कैन बी एडमिटेड विदाउट द कंसेंट ऑफ एग्जिस्टिंग पार्टनर, कोई भी नया पार्टनर बिना एग्जिस्टिंग पार्टनर के कंफर्मेशन के नहीं आ सकता। फिर एवरी पार्टनर हैज अ राइट टू रिटायर फ्रॉम द फर्म आफ्टर गिविंग ड्यू नोटिस। अब भैया ओए ओए इधर आ, फर्म से निकला ना तो दूंगा धुआं के, क्या ऐसा हो सकता है? नहीं, ये हर पार्टनर का राइट है कि वो जब चाहे तब नोटिस देकर फर्म से जा भी सकता है, रिटायरमेंट ले सकता है, ठीक है जी। इफ एनी पार्टनर इनकर्स एक्सपेंसेस फॉर द बिजनेस ही हैज द राइट टू इंडेमनीफाइड बाय द फर्म, यानी कि भैया मैंने कोई खर्चा किया, मैं फर्म का पार्टनर था, मैंने खर्चा किया फर्म की तरफ से, मैंने खर्चा किया फर्म की तरफ से, तो मैं फर्म से पैसे लेने का अधिकारी हूं। ये मेरा राइट है कि फर्म मुझे पैसे चुकाएगी, क्योंकि मैंने फर्म के लिए खर्च किया है, अपने लिए नहीं किया, ठीक है जी। फिर इफ एनी पार्टनर हैज एन एडवांस लोन, अगर किसी पार्टनर ने फर्म को लोन दे रखा है तो भैया जिस भी रेट पे दे रखा है वो उसको मिलेगा, ठीक है जी। अगर मान लीजिए मैंने अपनी फर्म को लोन दे रखा है, तो अगर मैं किसी को ब्याज देता हूं तो उस पर उधार देता हूं तो मैं उस पर ब्याज कमाता हूं, ठीक है। तो जो भी रेट गिवन है उस पर ब्याज मिलेगा। भैया अगर रेट गिवन ना हो तो, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। अगर भैया रेट गिवन ना हो तो 6% पर एनम मानेंगे। अगर रेट गिवन ना हो, ध्यान रखिएगा, द फर्म बिसाइड्स हिज कैपिटल ही हैज और राइट टू रिसीव इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन का राइट है इसके ऊपर, ठीक है, कैपिटल के ऊपर नहीं, लोन के ऊपर। अगर मैंने फर्म को लोन दिया है, लोन के रूप में उधार दिया है, तो मुझे इंटरेस्ट मिलेगा। अगर इफ ही गेट इंटरेस्ट ऑन लोन एट द 6% इन द एब्सेंस ऑफ एनी रिटर्न एग्रीमेंट, लेकिन अगर भैया कोई एग्रीमेंट नहीं बना हमारे बीच में, तो फिर 6% का लोन तो तब भी मिलेगा। समझ में आई बात, कि हमने आपस में कोई एग्रीमेंट नहीं बनाया था, अब मैंने लोन दे दिया फर्म को, तो अब कितना ब्याज मिले, तो 6% तो 100% मिलेगा। अगर भैया मैंने एग्रीमेंट बनाया था 5% का, तो 5%, अगर 7% का तो 7%, अगर नहीं बनाया था तो 6%, ठीक है। चलिए, राइट टू कंसल्ट अबाउट द अफेयर्स ऑफ बिजनेस, जाहिर सी बात है, अगर आप कोई भी बिजनेस में कोई डिसीजन ले रहे हो तो आप पार्टनर का ये अधिकार है कि उससे भी ये बात पूछी जाए। तो ये छोटे मोटे अधिकार हैं, ये तो आप अगर नॉर्मल समझ लगाओगे तो भी कर सकते हो। ऐसे ही अगर राइट्स है तो भैया कुछ ड्यूटीज भी है पार्टनर की, ठीक है जी, है ना। कुछ आपका हक है तो कुछ आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी होती हैं। जैसे कि सबसे पहले एवरी पार्टनर शुड गिव एप्रोप्रिएट टाइम इन द बिजनेस, आपको भैया बिजनेस के अंदर एप्रोप्रिएट टाइम देना है। ऐसे नहीं कह रहे कोई और चलाएगा अपन तो मौज काटेंगे, ये चलो होगी पार्टी पूरी रात, ऐसा नहीं, आपको भी टाइम देना है, आप भी पार्टनर हो, ठीक है जी। फिर एवरी पार्टनर शुड कैरी ऑन द बिजनेस ऑफ द फर्म डिलिजेंटली, डिलिजेंटली का मतलब कि भैया जी फर्म में अच्छे से काम करना है ना, फर्म में क्या करना है, अच्छे से काम करना है। ऐसे नहीं कि भैया कभी सो रहे हैं कभी उठ रहे हैं, क्या फर्क पड़ता है, जो हो रहा है होने दो, सब मोह माया है, ऐसा नहीं। एज अ पार्टनर आपको सही से दिमाग लगाकर अच्छे से वर्क करना है। नो पार्टनर शुड एंगेज हिमसेल्फ इन कॉम्पिटिटिव बिजनेस, ऐसा ना हो कि आपने यहां भी पार्टनरशिप कर रखी है वहां भी पार्टनरशिप कर रखी है जबकि दोनों राइवल्स हैं, नहीं करना भैया ऐसा वाला काम। फिर एवरी पार्टनर शुड एक्ट विद इन द अथॉरिटी, जो आपको अधिकार मिले हैं उसी के अंदर एक्ट करना है, ज्यादा उछल कूद नहीं करनी, ठीक है ना, ज्यादा जोश में आके कुछ भी नहीं करना है, आपके कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी गई होती हैं, आपको उसके अंदर ही काम करना है। फिर इट इज द ड्यूटी ऑफ पार्टनर टू इंडेमनीफाई द फर्म फॉर हिज विलफुल नेग्लिजेंस, यानी कि आपने कोई नेग्लिजेंसी कर दी, नेग्लिजेंसी मतलब किसी चीज पे ध्यान नहीं दिया, उसकी वजह से फर्म को हो गया नुकसान, तो वो कौन पैसे चुकाएगा, आप ही चुकाओगे ना। जैसे मान लीजिए कोई सामान था मेरे पास, मेरे दोस्त ने मुझे दिया था, खो गया, वैसे भैया दोस्तों में कौन सामान लौटाता है, लेकिन रियल वर्ल्ड में अगर आपने को किसी ने कुछ दिया था और आपने खो दिया तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप उसका रिकवर कराएं लॉस, ठीक है जी। तो यही बात यहाँ पे भी है कि अगर पार्टनर की किसी विलफुल नेग्लिजेंस, विलफुल मतलब कि
जानबूझकर की गई, ऐसे गलती से तो चलो जो हो जाता है, लेकिन अगर जानबूझकर की गई कोई गलती है या नेग्लिजेंस है, उसकी वजह से कोई नुकसान होता है फर्म को, तो पैसे चुकाना पार्टनर का दायित्व है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ड्यूटी है। फिर इट इज द ड्यूटी ऑफ ईच पार्टनर टू यूज प्रॉपर्टी ऑफ फर्म फॉर द पार्टनरशिप फर्म ओनली। यानी कि भैया ये भी ड्यूटी है, ऐसा ना हो कि भैया पार्टनरशिप फर्म आ गई, हाँ भैया आ गई, और पार्टनरशिप फर्म की कोई प्रॉपर्टी है, हाँ भैया है ना, बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं, तो आपने क्या कहा, अरे यार चलो आज अपन घर पे की पार्टी कर लेते हैं। या पार्टनरशिप फर्म की एक कार आपको मिली, आपने सोचा कार में चलो आज अपने चुन्नू मुन्नू को घुमा के ले आते हैं यार, चलो पिकनिक मना के ले आते हैं, तो ऐसा नहीं। फर्म की प्रॉपर्टी फर्म के काम के लिए होनी चाहिए, आपके इंडिविजुअल काम के लिए नहीं होनी चाहिए। तो ये आपकी कुछ ड्यूटीज हैं, ठीक है। तो पहले अपन ने पढ़े राइट्स, फिर अपन ने पढ़े ड्यूटीज। अब भैया इसके आगे की कहानी, चलो भैया आगे चलते हैं। लायबिलिटीज ऑफ अ पार्टनर। जाहिर सी बात है भैया, कुछ लायबिलिटीज भी पार्टनर के ऊपर हो सकती हैं, लेकिन ये लायबिलिटीज कब होंगी, जब पार्टनर ने कुछ गलती की होगी। इस बात को आपको ध्यान रखना है। सब्जेक्ट टू द एग्रीमेंट अमंग द पार्टनर्स। अगर भैया एग्रीमेंट को ध्यान में रखकर किया जाए तो क्या क्या बातें ध्यान देनी है, आइए देखते हैं। इफ अ पार्टनर कैरीज ऑन बिजनेस दैट इज सिमिलर टू दैट ऑफ फर्म, कंपटीशन विद द फर्म एंड अर्न्स प्रॉफिट। यानी कि देखो कहा गया था, अभी कहा गया था, क्या कहा गया था भैया, कि यार आपको कभी भी कॉम्पिटिटिव बिजनेसमैन के साथ एंगेज नहीं होना। यानी कि हम जो बिजनेस करते हैं वही कोई और भी करता है, और आप दोनों जगह पार्टनर नहीं बन सकते। यानी कि कहीं ना कहीं आप झोल कर रहे हो, यहां की डिटेलिंग वहां दे रहे हो, है ना, एक होता है ना। अब मान लीजिए आपने भैया कर दिया और इसकी वजह से आपको प्रॉफिट हो गया, ठीक है जी, आप अपने कॉम्पिटिटिव बिजनेसमैन के साथ बिजनेस कर रहे हो और यहां भी पार्टनर हो, वहां भी अपना गेम खेल रहे हो, और इस बीच में हो गया भैया प्रॉफिट। तो ये जो प्रॉफिट है ना, ये आपकी लायबिलिटी है कि ये प्रॉफिट आपको फर्म के साथ बांटना पड़ेगा। द प्रॉफिट अर्न्ड फ्रॉम सच बिजनेस शैल बी पेड टू द फर्म। ठीक है जी, क्या कि अगर आपने किसी कॉम्पिटिटिव बिजनेसमैन के साथ डील कर रखी है और उससे प्रॉफिट हुआ तो प्रॉफिट पूरी फर्म के साथ बटेगा। पहला काम, ये आपकी लायबिलिटी आ जाएगी। दूसरा, अगर मान लीजिए भैया आपने फर्म की प्रॉपर्टी यूज कर ली, ठीक है, या फर्म का कुछ भी यूज कर लिया, इफ पार्टनर अर्न्स प्रॉफिट फॉर हिमसेल्फ थ्रू एनी ट्रांजेक्शन ऑफ द फर्म और फ्रॉम द यूज ऑफ फर्म्स प्रॉपर्टी और बिजनेस कनेक्शन, द प्रॉफिट सो अर्न्ड शैल बी पेड टू द फर्म। फॉर एग्जाम्पल, अ पार्टनर गेट कमीशन फ्रॉम द बायर ऑफ गुड्स ऑन गुड्स सोल्ड बाय द फर्म, द कमीशन सो अर्न्ड शैल बी पेड टू द फर्म। यानी कि आपने फर्म का नाम इस्तेमाल कर लिया, फर्म की प्रॉपर्टी इस्तेमाल कर ली, या फर्म से रिलेटेड कुछ भी इस्तेमाल कर कर पैसे कमाए, तो वो पैसे आपको फर्म को देने हैं और फिर फर्म में जो हिस्सा बनेगा उसके हिसाब से बांटना है। अकेले नहीं डकारना है भैया, अकेले नहीं डकारना है, ठीक है जी। तो ये उसकी लायबिलिटी है कि अगर मैंने फर्म की किसी प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करके किसी भी तरीके से मैंने कुछ कमाया तो मुझे फर्म को देना पड़ेगा। अगर मैंने फर्म के कॉम्पिटिटिव बिजनेसमैन के साथ डील कर कर कुछ कमाया तो वो भी मुझे फर्म को देना पड़ेगा। दिस इज माय लायबिलिटीज। डन है जी। अच्छा, एक और चीज, अगर मैं जब बोलता हूं डन है जी, आप समझ गए, तो टमाटर जरूर कमेंट में भेजिएगा। भले ही ये रिकॉर्डेड लेक्चर है, मैं आपको लाइव नहीं दिख रहा हूँगा, है ना, लेकिन मजा आता है जब मैं कमेंट देखूंगा उसमें टमाटर दिख जाते हैं तो यकीन हो जाता है हाँ चलो बच्चा सब सही से पढ़ रहे हैं। ठीक है जी, ओके कॉमियंस, हाई फाई कर लें इस बात पे, हाई फाई। ओके, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। नाउ अब आता है टाइप्स ऑफ पार्टनर। ये हालांकि अपने इस लेवल पे तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इस लेवल पर तो अपने को इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन सीयूटी में कई बार आता है, और क्योंकि माइनर पार्टनर हमारे कोर्स में है तो भाई उसमें भी ये कई बार आ जाता है, तो हमें थोड़ा सा ध्यान देना पड़ता है। क्या है भैया जी, तो देखिए नाम है बस काफी है, एक्टिव पार्टनर। नाम से समझ में आ रहा होगा भैया एक्टिव पार्टनर कौन है, जो एकदम हाईली एनर्जेटिक होता है। तो वो भैया कैपिटल कंट्रीब्यूट करता है क्या फर्म के अंदर, हाँ जी करता है। क्या वो मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करता है, हाँ जी करता है। क्या प्रॉफिट और लॉस शेयर करेगा, हाँ जी करेगा। भैया इसकी लायबिलिटी कैसी होगी, लायबिलिटी तो यहाँ लिमिटेड होती है, यानी कि भैया घर से भी अपनी प्रॉपर्टी लानी पड़ सकती है। एक होता है स्लीपिंग और डोरमेंट पार्टनर। स्लीपिंग और डोरमेंट पार्टनर का मतलब है कि वो ज्यादा तामझाम पे ध्यान नहीं देता, यानी कि वो कैपिटल कंट्रीब्यूट तो करता है लेकिन मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट नहीं करता। अब आपका यहाँ एक सवाल होगा, भैया 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 एक मिनट, पीछे चलो। आपने यहाँ राइट्स पढ़ाए थे, राइट्स में कहा था राइट टू टेक पार्ट इन द मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस। अब आप कह रहे हो कि स्लीपिंग पार्टनर पार्टिसिपेट ही नहीं करता। तो देखिए राइट्स हैं आपके पास, आप करना चाहे ना करना चाहे वो तो अलग बात है ना, और अलग अलग टाइप के पार्टनर्स होते हैं। अगर आप एक्टिव पार्टनर हो तो आपको करना है, आपका हक है।
हक होना एक अलग चीज है, अब आप उसका इस्तेमाल कर रहे हो कि नहीं वो एक अलग चीज है। मान लीजिए आपका एक्सीडेंट हो गया तो भैया बहुत सारी चीजें होती हैं, लेकिन लेट सपोज आपने कहा छोड़ो यार क्या बेचारे गरीब के साथ कुछ करना है, जाने दो, तो जाने दिया ना आपने, ठीक है, तो हक तो है। लेकिन यहाँ पे स्लीपिंग पार्टनर नॉर्मली पार्टिसिपेट नहीं करते, ये पॉइंट बोला गया है। ठीक है जी, ओके डन है, आगे बढ़े। फिर आता है सीक्रेट पार्टनर, छिपा हुआ पार्टनर। ये क्या करता है भैया, कैपिटल कंट्रीब्यूट करता है, पार्टिसिपेट करता है मैनेजमेंट में, लेकिन सीक्रेटली, बिना किसी को बताए, किसी को पता ही नहीं होता है, जैसे एजेंट्स होते हैं ना, स्पाइज होते हैं, वैसे ये भी प्रॉफिट और लॉस तो शेयर करता है ऊपर वालों की तरह, और इनकी भी लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है। ठीक है, फिर आता है भैया नॉमिनल पार्टनर, नाम का पार्टनर, जो ना तो कैपिटल कंट्रीब्यूट करता है, ना तो पार्टिसिपेट करता है। ठीक है, जनरली ये प्रॉफिट एंड लॉस भी शेयर नहीं करता, मगर इसका भी अनलिमिटेड लायबिलिटी होता है। भैया ये कैसे हो सकता है कि भैया जी वो सिर्फ अपना नाम दे रहा है, ना कैपिटल ला रहा है, ना तो वो मीटिंग में आ रहा है, प्रॉफिट भी कुछ केसेस में तो शेयर नहीं करता, जनरली तो शेयर नहीं करता, कभी कभी करता, पर लॉस सारा उठा रहा है, ऐसा क्यों? तो नॉमिनल पार्टनर क्या हुआ? तो जैसे देखो मान लो, ये मोस्टली पता है क्या होता है, रिलेटिव्स के अंदर होता है, दोस्ती यारी में होता है कि भाई मेरे को अपनी पार्टनरशिप को चमकाना है। अब मैं मिस्टर धोनी जी का दोस्त हूँ, मैंने कहा यार धोनी भाई थोड़ा नाम ले लेना यार, मेरे पार्टनर बन जाए, बस तेरा नाम दिख जाए बस बहुत है। तो अब अगर मैंने कोई फ्रॉड किया तो उसमें धोनी जी की गलती है कि नहीं है? क्योंकि धोनी जी का नाम आने की वजह से कुछ लोग मेरे पास आए, धोनी जी का एज अ पार्टनर नाम आने की वजह से कुछ लोग मेरे पास आए और मैंने उनके साथ फ्रॉड कर दिया, तो इसमें धोनी जी की गलती है कि नहीं है? समझ रहे हो? इसीलिए लायबिलिटी हमेशा अनलिमिटेड रखी जाती है कि भैया ऐसे ही किसी को नाम मत दे दो, अपना नाम देने से पहले सोचो फिर। तो नॉमिनल पार्टनर मतलब जो नाम का पार्टनर है। पार्टनर बाय स्टॉपल, यानी डज नॉट कंट्रीब्यूट कैपिटल, डज नॉट पार्टिसिपेट इन मैनेजमेंट, डज नॉट शेयर प्रॉफिट एंड लॉस, फिर भी अनलिमिटेड लायबिलिटी। अब पार्टनर बाय स्टॉपल कौन होता है? यानी कि यार ये अपनी एक्टिविटी से ऐसे दिखाता है कि मैं ही इसका पार्टनर। होता है ना कई लोग, चच्चा विधायक है हमारे, नहीं तो ज्यादा बोलोगे तो डलवा देंगे जेल में। भाई करता वरता कुछ नहीं है वो, ना वो फॉर्म को जानता ना कुछ। चलो चच्चा अगर एक्चुअल में भी विधायक होंगे तो भी क्या उसके पास कोई राइट्स हैं? नहीं है ना, पर दिखा रहा है। तो ऐसे केस में उनको हम पार्टनर बाय स्टॉपल कहते हैं। ये कैपिटल भी कंट्रीब्यूट नहीं करता क्योंकि पार्टनर एक्चुअल में तो है नहीं, मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट नहीं करता, ये तो सिर्फ दूसरों को दिखाता है। तो दूसरों को दिखाता है तो भाई प्रॉफिट एंड लॉस भी नहीं, लेकिन अनलिमिटेड लायबिलिटी। भैया अगर ये कुछ भी नहीं कर रहा है तो अनलिमिटेड लायबिलिटी क्यों? क्योंकि दूसरों को दिखा रहा है ना कि अरे मैं ही तो हूँ सब कुछ। अब वो दिखा रहा है, आप झांसे में आ गए, आपने पार्टनरशिप फर्म के साथ कुछ एग्रीमेंट कर लिया और बाद में आपको नुकसान हो गया, तो पकड़ोगे ना इसको, इसलिए लायबिलिटी अनलिमिटेड। ठीक है, फिर पार्टनर बाय होल्डिंग आउट, जो फर्म से बाहर होता है। ये भी भैया ना तो कैपिटल डिस्ट्रीब्यूट, ना तो कैपिटल लाता है, ना तो मैनेजमेंट में पार्ट करता है, प्रॉफिट भी नॉर्मली नहीं करता, लेकिन ये अनलिमिटेड है लायबिलिटीज की। ठीक है, नॉर्मली ये आता नहीं है कहीं पर भी, लेकिन है तो फिर यहाँ पे मैंने लिखवा दिया है ना। मोस्टली जो आपको ध्यान रखना है वो स्लीपिंग पार्टनर के ऊपर है, नॉमिनल पार्टनर के ऊपर है, पार्टनर बाय स्टॉपल के ऊपर है। बाकी एक्टिव पार्टनर सबको याद ही रहता है, सीक्रेट पार्टनर ऐसा बहुत ज्यादा नहीं आता है ना। तो ये 3-4 चीजें हैं। अच्छा एक्टिव पार्टनर में भी टिक करता हूँ। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है कि भैया ये पार्टिसिपेट करते हैं नहीं करते। लायबिलिटी अगर आप देखोगे तो सबकी अनलिमिटेड 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 अनलिमिटेड। ठीक है, अब एक पार्टनर है जिसके बारे में हमने थोड़ी देर पहले बात की थी, 2 और मोर पर्सन में। कौन सा? वो पर्सन वाली बात हो रही थी, वो है भैया हमारा माइनर। इस पे थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। ठीक है जी, इस पर थोड़ा सा आपको ध्यान देना है, इस पर थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। माइनर पार्टनर क्या है? तो इन नॉर्मल केस देयर इज रिस्ट्रिक्शन टू ज्वाइन द माइनर। भैया वैसे तो नॉर्मल केस में भैया रिस्ट्रिक्शन है, माइनर ज्वाइन नहीं हो सकता। ठीक है, इन द पार्टनरशिप ऑल्दो ही मे बिकम पार्टनर बट विद द कंसेंट ऑफ ऑल एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। प्लीज याद रखिएगा, एग्जिस्टिंग नहीं बोला, ऑल एग्जिस्टिंग बोला। ये ऑल वर्ड की इंपॉर्टेंस है। अगर 5 एग्जिस्टिंग पार्टनर है तो पांचों के पांचों ऑल, इफ दे फील इट विल बी बेनिफिट द फर्म, अगर उनको लगता है कि ये फर्म को बेनिफिट देगा तो उसको कर सकते हैं। इन दिस केस ही कैन बी एडमिटेड टू द प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म ओनली बट नॉट लॉसेस। अब यहां ध्यान दीजिएगा, तो माइनर अगर एडमिट होता है तो प्रॉफिट ओनली नॉट लॉसेस। ठीक है जी, ओके। नाउ इफ ही इज नॉट पर्सनली लायबल फॉर ऑब्लिगेशन ऑफ द फर्म, ये पर्सनली और इसकी कोई पर्सनल लायबिलिटी भी है, नॉट पर्सनली, यानी माइनर अगर नुकसान बहुत ज्यादा हो जाता तो माइनर को अपने घर से लाने की कोई भी जरूरत नहीं हो, पर्सनली लायबल नहीं होता। बट माइनर हैज द राइट टू इंस्पेक्ट एंड टेक कॉपी ऑफ अकाउंट्स ऑफ द फर्म विद इन 6 months ऑफ हिज अटेंडिंग। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्यों भैया ये इंपॉर्टेंट क्यों है?
इससे भी क्वेश्चन नहीं आया, मेरा है कि इससे क्वेश्चन आना चाहिए। क्या है भैया कि विद इन 6 मंथ अगर मान लीजिए माइनर 18 साल का हो जाता है तो क्या भैया वो पार्टनर ऑटोमेटिक बनेगा, दोबारा एग्रीमेंट बनेगा, क्या होगा? तो अगर कोई माइनर 18 साल का हो जाता है तो विद इन 6 मंथ ऑफ हिज अटेनिंग मैच्योरिटी, 18 साल का होता ही उसके 6 महीने के अंदर अंदर he has to give public notice whether he wants to remain partner or not. After his decision he will deemed as full fledged partner. तो अगर आप 18 महीने के हो चुके हो, अब आपको पता नहीं है, 6 महीने तक तो आपके पास समय है कि भैया आप ये पब्लिक नोटिस दो, न्यूज़पेपर में छापो कि भैया मैं अब इसका पार्टनर बने रहना चाहता हूं या नहीं चाहता हूं। अगर भैया नोटिस नहीं दिया तो माना जाएगा कि अब आप पार्टनर हो, तो 18 साल के बाद का जो भी आपका एक्ट होगा उसमें फिर आपको पकड़ा जाएगा। फिर ये जो अनलिमिटेड 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 है ना, ये सब आपके ऊपर भी लगेगा, यानी जो भी पार्टनर बनेगा। समझ गए? समझ गए? फिर आप ये नहीं कह सकते अरे मैं तो छोटा बच्चा था, मुझे पता नहीं था कि ये सब करना है। नहीं, अब आप बच्चे नहीं, 18 से ऊपर हो चुके हो। ठीक है जी। तो ये हमारे टाइप्स ऑफ पार्टनर थे, जिसमें माइनर पार्टनर इंपॉर्टेंट होता है, बाकी स्लीपिंग पार्टनर, नॉमिनल पार्टनर, पार्टनर बाय स्टॉपिंग, पार्टनर बाय स्टॉपल, ये सब आता रहता है ना। ठीक है भैया जी। अब आती है बारी पार्टनरशिप डीड की। ये क्या होता है भैया? तो देखो हम पार्टनर्स हैं, अब पार्टनर्स हैं तो जाहिर सी बात है कि हमारे बीच में बहुत सारे ट्रांजेक्शन्स होंगे, बहुत सारे एग्रीमेंट्स होंगे, पर कौन कौन से एग्रीमेंट होंगे, कितने एग्रीमेंट हो सकते हैं? एक डायलॉग है ना, क्या बोलते हैं, इन दो आंखों से उसे जितना चाहा जा सकता था मैंने उसको उतना चाहा है, मगर उसको इन दो आंखों से कितना चाहा जा सकता था। समझ रहे हो आप? ठीक है जी। एक सिंपल सा पॉइंट है कि भैया पॉइंट्स हैं कि पार्टनरशिप डीड होगी तो एग्रीमेंट्स होंगे, पर कितने होंगे? तो भाई हमको क्या पता, हम तो अकाउंटिंग रिसर्चर नहीं, हम तो बिजनेसमैन हैं। हम तो स्माइली जी और मिल्खा जी तो दोनों मिलकर बिजनेस शुरू करना चाहते, उनको क्या पता कितने पॉइंट्स होंगे कितने नहीं होंगे। तो फिर उन्होंने गवर्नमेंट की ओर देखा, गवर्नमेंट 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 जी थोड़ी मदद करो ना, पार्टनरशिप में क्या क्या पॉइंट्स होते हैं थोड़ा बताओ ना, क्या क्या हमें एग्रीमेंट करना पड़ सकता है। तो फिर गवर्नमेंट ने कहा ओके लेट मी टेल यू। तो आइए देखिए, गवर्नमेंट जी आएंगे अब। ठीक है जी। तो ये तो हमारा खत्म हो गया, स्माइली जी मिल्खा जी दोनों ही गवर्नमेंट की ओर देख रहे हैं, और फिर उनको मिला पार्टनरशिप डीड। क्या मिला? पार्टनरशिप डीड। यानी कि गवर्नमेंट ने कहा कि भाई पार्टनरशिप डीड आपको बनानी पड़ेगी। इसी डीड को हम कहते हैं रिटर्न एग्रीमेंट। ये जब डीड साइन वाइन हो जाएगी तो इसको बोलेंगे रिटर्न एग्रीमेंट, और फिर इससे कोई मुकर नहीं सकता है, और फिर इससे कोई मुकर नहीं सकता है। तो जाहिर सी बात है अब इस डीड के अंदर बहुत सारे पॉइंट्स होंगे जैसे आपको यहां दिख रहे हैं। ठीक है जी। तो आइए जरा जानते हैं उन पॉइंट्स को, कौन कौन से पॉइंट्स है भैया वो, उसके अंदर क्या क्या चीजें हैं। तो देखिए आपके पास ये जो डीड है इसके अंदर सबसे पहले तो डीड क्या होती है भैया? तो एक एग्रीमेंट है बिटवीन पार्टनर्स, तो कैसी होगी? रिटन होगी। तो देखिए इट इज अ रिटन एग्रीमेंट, और ये 1899 है ना, इट इज अ रिटन एग्रीमेंट साइंड बाय ऑल द पार्टनर्स एंड ड्यूली स्टैम्प्ड एज स्टैम्प एक्ट 1899। ठीक है जी, ये 1899 है स्टैम्प एक्ट, इज कॉल्ड पार्टनरशिप डीड। यानी कि भैया एक ऐसा रिटन एग्रीमेंट जिसको सारे पार्टनर्स, ध्यान दीजिएगा छोटे छोटे पॉइंट्स पे, सारे पार्टनर्स ने एग्री किया है, ड्यूली स्टैंप किया है, स्टैंप एक्ट के हिसाब से जैसे स्टैंप किया जाता है वैसे स्टैंप किया है, तो फिर उसे पार्टनरशिप डीड कहेंगे, या कई जगहों पे से आर्टिकल्स ऑफ पार्टनरशिप भी कहते हैं। आर्टिकल्स ऑफ पार्टनरशिप भी कहते हैं, दूसरा नाम भी याद रखना, इसमें कुछ किताबों में यह सवाल है, व्हाट डू यू मीन बाय आर्टिकल्स ऑफ पार्टनरशिप। तो बहुत सिंपल है, बच्चों को लगता है अरे पार्टनरशिप आर्टिकल्स, अरे यार मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन कुछ तो पढ़ा था बिजनेस में। नहीं, पार्टनरशिप डीड की बात कर रहे हैं वो। ठीक है, जो कि रिटन होता है, जिसमें सारे पार्टनर्स के साइन होते हैं, स्टैम्प्ड होता है एज पर स्टैम्प एक्ट 1899। ठीक है भैया। दस, पार्टनरशिप डीड कैन बी सेड एज अ डॉक्यूमेंट प्रिपेयर्ड विद द म्यूचुअल कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर्स। तो यानी कि आप कह सकते हो कि भैया पार्टनरशिप डीड क्या है? तो पार्टनरशिप डीड है भैया एक ऐसा एग्रीमेंट जिसमें सारे पार्टनर म्यूचुअल कंसेंट दे रहे होते हैं, हाँ ठीक है हम इस पॉइंट पे एग्री करते हैं, हाँ हाँ ठीक है हम इस पॉइंट पे एग्री करते हैं, हाँ हाँ हम इस पॉइंट पे एग्री करते हैं, बस यही है। कंटेनिंग ऑल द डिटेल्स of the partnership agreement, the deed must be signed by all the partner and should be duly stamped। ठीक है, अब भैया डील पे साइन भी करवा रहे हो, स्टैम्प्ड भी करवा रहे हो, पर डीड में पॉइंट्स क्या हैं, मतलब क्या होगा इसके अंदर,
जरा ये भी तो बताओ। तो आइए देखिए, सबसे पहले इसके अंदर 20 पॉइंट्स होते हैं, ठीक है जी। तो एज पर पार्टनरशिप डीड जो पार्टनरशिप एक्ट में बताए गए हैं उसके हिसाब से 20 पॉइंट होंगे। क्या हर किसी को ये 20 के 20 पॉइंट्स ही नोटिस करने? देखो 10 यहां पर है और 10 ये है, ठीक है। क्या सबको 20 पॉइंट लिखने पड़ते हैं? नहीं, इन्होंने ये बताया कि ये 20 पॉइंट्स पर आप डीड बना सकते हो। आप कितने पे बनाना चाहते हो ये आपकी मर्जी है। क्या बोला मैंने? कि आप इन 20 पॉइंट्स पे डीड बना सकते हो, आप कितने पे बनाओगे ये आपकी मर्जी है, ठीक है जी। ओके भैया, अगर मैं इसको बनाना ही ना चाहूं तो वो भी थोड़ी देर में बताऊंगा, थोड़ा सा वेट करें। देखिए, नेम एंड एड्रेस ऑफ द फर्म। भैया क्या मुझे 20 के 20 पॉइंट याद करने पड़ेंगे? क्या एग्जाम में ये 20 के 20 पॉइंट लिखने को आ सकते हैं क्या? नहीं, नॉर्मल है, आपको बस ध्यान रखना है भाई, अगर आप पार्टनरशिप बनाओगे तो नाम लिखना पड़ेगा, उनका एड्रेस लिखना पड़ेगा, फर्म का नाम लिखना पड़ेगा, फर्म की एड्रेस लिखनी पड़ेगी। कोई आएगा तो कैपिटल लाएगा, अपन ने पढ़ा, तो कैपिटल पे इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा। किसी पार्टनर को सैलरी मिल सकती है, प्रॉफिट का हिस्सा मिलेगा, ऑडिटर कौन होगा, यही सब चीजें होंगी। तो आइए देखते हैं, नेम एंड एड्रेस ऑफ द फर्म, नेम एंड एड्रेस ऑफ पार्टनर्स, नेचर ऑफ बिजनेस, कैपिटल कंट्रीब्यूशन, यही सब है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, क्योंकि अगर भैया ओनर है तो पैसा लेकर भी जाएगा, लेकर जाएगा तो इंटरेस्ट चुकाना पड़ सकता है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, ठीक है। सैलरी, कमीशन, अकाउंटिंग पीरियड नॉर्मली 1 ईयर का होता है, ठीक है। फिर राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ पार्टनर, ये सब लिखे होंगे उसके अंदर। ऑडिटिंग ऑफ अकाउंट्स, भैया यहां तो एक दिल बनता है भाई, अपने पास बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो सीए करना चाहते हैं, जो क्या करना चाहते हैं? सीए करना चाहते हैं भैया। तो सीए करना चाहते हैं तो यार यही तो वो मलाई है जिसके लिए लोग सीए करते हैं, ऑडिट करना। इसका अपना मजा होता है, पता है। आप यकीन नहीं मानोगे, जब आप सीए करके जाओगे एज एन ऑडिटर कहीं पर ना, तो आपको आपकी जो छाती है ना 56 की नहीं 108 इंच की हो जाएगी। बहुत बहुत वैल्यू मिलती है और एज एन ऑडिटर जाने पर। ऑडिट में बहुत मलाई है, क्यों? क्योंकि आप चेक कर रहे हो किसी को, और किसी का एक काम भी आपने गलत पकड़ लिया ना भाई साहब, मजा आ जाएगा, समझ रहे हो? तो इसमें बहुत मलाई है। तो भैया ऑडिटिंग कौन करेगा, ये सब अगर आपको लिखना है तो। ऑपरेशंस ऑफ बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट के ऑपरेशंस कैसे होंगे। रूल्स टू बी फॉलोड इन केस ऑफ एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, अगर कोई पार्टनर एडमिट होता है तो क्या होगा? गुडविल, यानी अगर हमारी शाख बनेगी तो उसको हम कैसे डील करेंगे। वैल्यूएशन ऑफ एसेट्स, एसेट्स की वैल्यूएशन कैसे करेंगे, हर साल वैल्यू तो बदलती रहती है, तो क्या उसके ट्रीटमेंट्स के चक्कर होंगे। ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप, क्या हम 2 साल के लिए, 10 साल के लिए, या फिर देखते हैं कितने चलता है, क्या ड्यूरेशन रखना चाहते हो, नहीं रखना चाहते, ये सब यहाँ डिस्कस किया जाएगा। सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट, अगर झगड़ा हो गया तो कैसे करेंगे। सेटलमेंट इन केस ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, गार्नर वर्सेस मरे रूल। अच्छा जी, इसको जरा टिक करते हैं, इसको जरा टिक करते हैं, गार्नर वर्सेस मरे केस, ठीक है। अभी थोड़ी देर में बताता हूं। फिर सेटलमेंट इन केस ऑफ रिटायरमेंट और डेथ ऑफ अ पार्टनर, अगर भैया जी मान लीजिए किसी की रिटायरमेंट हो गई या डेथ हो गई तो हम कैसे क्या सेटल करेंगे, क्या प्रोविजंस उस टाइम बनाए जाएंगे। तो ये सारे पॉइंट्स इसके अंदर कवर होते हैं, जिसमें 19वां पॉइंट इंपॉर्टेंट है। आइए इसको देखते हैं, ठीक है। मैंने अभी अभी आपको बताया था कि पार्टनर्स की लायबिलिटी अनलिमिटेड है। तो मान लीजिए फर्म को लॉस हो गया, ठीक है, फर्म को क्या हो गया? लॉस हो गया। लॉस कितने रुपए का है भैया? 1 लाख रुपए का है, ठीक है। फर्म को लॉस हो गया, लॉस कितने का है? 1 लाख रुपए का है। मान लीजिए 1 2 3, एग्जाम्पल के लिए कह रहा हूं मैं। ए को लाने हैं भैया 40,000 रुपए, बी को लाने हैं भैया 30,000 रुपए, और सी को भी लाने हैं भैया 30,000 रुपए, ठीक है। ओके, ठीक है। हमने कहा भाई फर्म की बुक्स देखी जाए, तो मैंने भैया ए का कैपिटल अकाउंट देखा, तो कैपिटल अकाउंट ए का मैंने देखा, इसमें है भैया 20,000 रुपए, ठीक है। मैंने भैया बी का कैपिटल अकाउंट देखा, तो बी के कैपिटल अकाउंट में है 25,000 रुपए। फिर भाई मैंने सी का अकाउंट देखा, तो सी के अकाउंट में है, एग्जाम्पल के लिए मैं ले लेता हूं, कैपिटल अकाउंट में है भैया जी 40,000, ले लें 40,000 रुपए, ठीक है जी, ठीक है जी। तो जाहिर सी बात है भैया ए का लॉस कवर होगा, तो हम क्या करेंगे भैया, हम क्या करेंगे भैया, ये जो 20,000 रुपए हैं, ये जो 20,000 ए के कैपिटल अकाउंट में है, पहले इसका इस्तेमाल करेंगे, तो हम माइनस कर देंगे 20,000 रुपए, ठीक है, हम माइनस कर देंगे 20,000 रुपए। फिर भैया हम देखेंगे बी के केस में, बी के केस में इसके पास 25,000 रुपए हैं, तो हम इसको देने हैं 30,000 रुपए, हम इसमें से माइनस कर देंगे 25,000 रुपए, ठीक है। फिर भैया सी के पास कितने हैं? 40,000 रुपए हैं। सी के पास कितने हैं? 40,000 रुपए हैं। तो क्या मुझे इसमें से 40,000 की जरूरत पड़ेगी? नहीं, मुझे तो सिर्फ 30,000 का नुकसान चाहिए, तो मैं इस 40,000 में से यहाँ पे माइनस करूंगा 30,000 रुपए, मैं माइनस कर दूंगा 30,000 रुपए। अब अगर इसमें से 30,000 रुपए मैंने माइनस किए, अगर इसमें से मैंने माइनस किए 30,000 रुपए, तो अभी भी 10,000 रुपए बचे हुए हैं।
अभी भी 10,000 रुपए बचे हुए, अभी भी 10,000 रुपए बचे हुए, ठीक है। तो भैया इसके तो अभी 10,000 रुपए बचे हुए हैं। ओके भैया जी। अब भैया इसका माइनस किया मैंने, तो भैया 40 में से माइनस किया तो अभी भी इसका 20,000 की उधार और बची हुई है ना। ए को 20,000 रुपए का और लाना है, ठीक है भैया। फिर बी का भी अगर मैं 30,000 का कल्टिस कर दूं तो 30,000 में से 25,000 का इसने उधार चुका दिया अपने कैपिटल अकाउंट से, तो भैया अभी भी 5,000 का उधार तो अभी भी बचा हुआ है, और इसका तो कोई भी उधार नहीं बचा हुआ, ठीक है। अब पर्सनल प्रॉपर्टी, पर्सनल प्रॉपर्टी यहां पे लिख देता हूं ना, यहां पर्सनल प्रॉपर्टी। अब भैया हुआ ये कि इन लोगों की पर्सनल प्रॉपर्टी को चेक किया गया। क्या किया गया भैया? पर्सनल प्रॉपर्टी को चेक किया गया। तो भैया ए के पास पैसे हैं, ठीक है। ए के पास एग्जाम्पल के लिए मैं कह दे रहा हूं, ए के पास एग्जाम्पल के लिए मैं कह दे रहा हूं 15,000 रुपए हैं, ठीक है। बी के पास मैंने एग्जाम्पल के लिए कह दिए, बी के पास मैंने एग्जाम्पल के लिए कह दिए कि भैया 5, चलो इसको ए को 5,000 कर देते हैं, ठीक है। मैं कहता हूं बी के पास कोई पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं है, ठीक है भैया जी। सी के पास 12,000 की प्रॉपर्टी है, ठीक है। सी के पास क्या है? पर्सनल प्रॉपर्टी 12,000 की। अब ए क्या करेगा भैया? अपनी उधार चुकाने के लिए अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करेगा। तो अब ए क्या करेगा भैया? अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करेगा, तो इसमें जाके भैया 5,000 माइनस करवाएगा, ठीक है। बी के पास भैया कोई पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं है, तो यहां से माइनस क्या होगा? कुछ भी नहीं। कौन सा था सेकंड में? ग्रीन कलर ना, ग्रीन कलर यूज कर ले रहा हूं। तो भैया क्योंकि यहाँ पे इसकी पर्सनल प्रॉपर्टी कुछ भी नहीं है, तो इसके में माइनस क्या होगा? 0, ठीक है। और भैया सी के केस में तो करना ही नहीं, उसका नुकसान बचा ही नहीं है। अब आप यहाँ ध्यान दोगे तो ये कितना बच गया भैया? ये बच गया 15,000 रुपए, अभी भी नुकसान बचा हुआ है, और इसका बच गया 5,000 रुपए, ठीक है, बचा हुआ है। अब सी के पास 10,000 रुपए यहां है और 12,000 रुपए यहां पर है, ठीक है। अब देखो अनलिमिटेड लायबिलिटी का मतलब, अब देखा जाए तो कायदे से ये पैसे किसको लाने चाहिए? ए को लाने चाहिए। पर अब ए की मैं अगर पर्सनल प्रॉपर्टी भी बेच दूं तो भी जो ए के हिस्से का नुकसान है वो तो कवर ही नहीं हो रहा। बी की कोई पर्सनल प्रॉपर्टी ही नहीं थी, तो भैया मैंने बी के में तो अभी भी नुकसान 5,000 दिख रहा है, ये तो कवर ही नहीं हो रहा, तो अब क्या करें? तो इसी का मतलब है अनलिमिटेड लायबिलिटी, कि जब कमाया साथ में तो गवाओगे भी साथ में। अब सी के पास 10,000 रुपए ये बच रहे हैं ना, तो ये 10,000 रुपए पहले तो यहां जाएंगे, ठीक है। ये 10,000 रुपए पहले क्या जाएंगे? यहां जाएंगे। तो 15,000 में से अब सी को माइनस करना पड़ेगा। ये ए का लॉस था ये 15,000 रुपए, लेकिन अब सी को इसमें से 10,000 रुपए माइनस करने पड़ेंगे, फिर भी लॉस कवर नहीं हो रहा। तो इसकी प्रॉपर्टी के 12,000, इसमें से भी 5,000 माइनस होंगे, 5,000 माइनस होगा। तो अब इसका बैलेंस कितना हो गया? 0, यानी खत्म। अब सी का ये माइनस हो गया 10,000, और इसमें से 12,000 में से 5,000 और निकाले मैंने, तो भैया यहां से 5,000 रुपए माइनस हो गया, तो कितना बचा? 7,000 बचा। कितना बचा? 7,000 बचा। अब ए का तो काम खत्म, पर बी के अभी भी 5,000 के नुकसान है, तो ये बी का जो 5,000 है ये कौन चुकाएगा? ये सी को ही चुकाना पड़ेगा। तो इसमें से मैं यहां से 5,000 माइनस कर दूंगा। ये किसका था भैया? ए का था। ये किसका था भैया? बी का था। अब कितना बचा? 2,000 रुपए। तो अब सी के पास कितना रह जाएगा? 2,000 रुपए रह जाएंगे, और बी के इसने पैसे चुकाए, तो यहां से माइनस करो, तो ये भी नील हो गया, ठीक है, ये भी नील हो गया। अब आपको ऐसा लग रहा है क्या सी के साथ बुरा हुआ? आपको लग रहा है क्या सी के साथ बुरा हुआ? लॉस किसका? ए का, बी का। पैसा कौन चुका रहा है? सी। बहुत बुरा हुआ लग रहा है क्या ये अंदर से? तो देखो बुरा तो लग रहा है, लेकिन यही केस था गार्नर वर्सेस मरे। गार्नर वर्सेस मरे केस में इसने कहा कि भाई अनलिमिटेड लायबिलिटी है तो मरे अपना हिस्सा अपने हिसाब से करे ना, वो मेरे से क्यों मांग रहा है? तो फिर ये जजमेंट आया कि भैया पार्टनरशिप में म्यूचुअल एजेंसी है, तो जब सब मिलकर कर रहे हैं तो लॉस होने पर भी सब मिलकर चुकाएंगे। तो अगर मान लीजिए किसी पार्टनर के पास पैसे नहीं बच रहे या कम बच रहे हैं और इसका लॉस अवेलेबल है, तो जिस पार्टनर के पास पैसे बच रहे हैं वो सब उसको लगाना पड़ेगा, क्योंकि पार्टनरशिप फर्म में लायबिलिटी अनलिमिटेड है, किसी इंडिविजुअल के नाम के हिसाब की लायबिलिटी नहीं है। अगर मरे के पास पैसे नहीं है या गार्नर के पास पैसे नहीं है, और अगर गार्नर के पास पैसे नहीं है, मरे के पास है, तो मरे को वो पैसा चुकाना पड़ेगा। अगर मान लीजिए मरे के पास पैसे नहीं है, गार्नर के पास पैसे हैं, तो गार्नर को वो पैसे चुकाना पड़ेगा। एग्जांपल के लिए मैं बता रहा हूं,
ठीक है, तो पैसे हर उस पार्टनर को चुकाना पड़ेगा जिसके पास बच रहा है, चाहे वो फिर लॉस किसी के नाम का भी क्यों ना हो, पर आपको सारा उधार खत्म करना पड़ेगा। अब आपके मन में एक डाउट आ सकता है, भैया अगर सी का यहां पे अगर 12,000 की जगह 10,000 होता, या 10,000 नहीं, 10 में तो कंप्लीट ही हो जाता, मान लो अगर ये भैया 8,000 होता तो 8,000 में 5,000 माइनस होता, 3,000 बचता, 3,000 में 5,000 माइनस नहीं हो पाता, 3,000 ही माइनस होता, तो 2,000 का फिर उस व्यक्ति का नुकसान हो जाता, क्योंकि अब तो तीनों ही दिवालिया हो गए, ना इसके पास पैसा बचा, ना इसके पास पैसा बचा, ना इसके पास पैसा बचा। ठीक है जी, ठीक है जी। तो जब किसी के पास पैसा नहीं बचा फिर भी नुकसान खड़ा है, तो फिर वो जिसका है भाई वो नुकसान उसका है। लेकिन अगर पार्टनर्स के पास पर्सनल प्रॉपर्टी है तो उनको वो नुकसान चुकाना पड़ेगा पर्सनल प्रॉपर्टी को बेचकर। इंडिविजुअल पार्टनर का यहां गेम नहीं है। ठीक है जी। तो ये गार्नर वर्सेस मरे रूल था, इस पर भी क्वेश्चन नहीं आते, लेकिन आप खुद देख रहे हो कि कितना अच्छा कॉन्सेप्ट है, इस पर क्वेश्चन बनने चाहिए, है ना। आते नहीं है लेकिन इस पर क्वेश्चन बनने चाहिए। ठीक है जी। चलिए, तो ये हमारे डीड के 20 पॉइंट से ज्यादा कुछ नहीं था, इस केस को बस आपको याद रखना है। ओके, चलो भैया जी, अगर भैया जी मैं डीड ना बनाना चाहूं तो क्या, अगर मैं डीड ना बनाना चाहूं तो क्या इस चैप्टर में मेरे लिए कुछ भी अवेलेबल नहीं है? अगर मैं डीड ना बनाना चाहूं तो मुझे क्या करना होगा भैया? तो जाहिर सी बात है, अगर आप डीड नहीं बनाते हो तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आपका इक्वल रहेगा। मान लीजिए भैया मैंने डीड नहीं बनाई, या मैंने डीड बनाई लेकिन उसमें प्रॉफिट का पॉइंट नहीं लिखा, मैंने या तो डीड ही नहीं बनाई या मैंने डीड तो बनाई, कुछ पॉइंट तो लिखे लेकिन प्रॉफिट का पॉइंट नहीं लिखा। तो अगर प्रॉफिट का पॉइंट लिखा नहीं लिखा, अगर लिखा है तो जो लिखा है उसके हिसाब से बटेगा, 2-2-1 लिख दिया तो 2-2-1 के हिसाब से बटेगा, 3-2-1 लिख दिया तो 3-2-1 के हिसाब से बटेगा। लेकिन अगर नहीं लिखा है तो इक्वली बटेगा। अगर 4 पार्टनर होंगे तो 1:1:1:1 1/4 1/4, 5 होंगे तो 1/5 1/5 1/5 1/5, जितने पार्टनर्स है। ठीक है जी, इक्वली बटेगा। अगर 2 पार्टनर है तो हाफ हाफ। भैया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, नो, किसी को नहीं मिलेगा। भैया इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, नो, किसी को नहीं मिलेगा। ठीक है जी। फिर यहां पर एक पॉइंट लिखा हुआ है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इफ देयर इज अ प्रोविजन फॉर द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इन द पार्टनरशिप डीड, यानी कि एक प्रोविजन है कि उसमें यह कहा गया है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको तभी मिलेगा ओनली व्हेन देयर इज अ प्रॉफिट। इस पॉइंट के ऊपर हम एक पूरी अच्छी लंबी क्लास लेंगे तो तब हम इसको समझेंगे। अभी आप इतना समझ लो कि इन दी एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, अगर भैया जी एब्सेंट है डीड तो कोई इंटरेस्ट ऑन लोन कैपिटल नहीं मिलेगा, ऑन लोन नहीं, ऑन कैपिटल। ध्यान दीजिएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैपिटल के ऊपर कोई लोन नहीं, मैं क्या बोल रहा हूं, कैपिटल के ऊपर कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, कैपिटल के ऊपर कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। ठीक है जी, डन है, समझ गए, कैपिटल के ऊपर कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। ठीक है भैया जी। अब एक पॉइंट लिखा गया है कि भैया जी अगर मान लीजिए प्रॉफिट नहीं है तो डीड में कहा गया है कि भैया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा। डीड में तो कहा गया है भैया कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा, लेकिन फर्म के पास प्रॉफिट नहीं है, तो क्या ये मिलेगा? तो नहीं मिलेगा। लॉस के केस में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलता। हम इसके ऊपर और भी बातचीत करेंगे, तो थोड़ा सा रुक जाना, अभी बस इतना ध्यान रखो कि अगर डीड नहीं है तो नहीं मिलेगा, अगर डीड है लेकिन लॉस है तो भी नहीं मिलेगा। ओके। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं मिलेगा। क्या पार्टनर को रिम्यूनरेशन मिलेगा? रिम्यूनरेशन का मतलब होता है सैलरी और कमीशन दोनों। ठीक है, सैलरी एंड कमीशन दोनों होता है इसका मतलब। ठीक है, तो ये दोनों ही नहीं मिलेंगे, नो। भैया इंटरेस्ट ऑन लोन मिलेगा क्या? तो अगर मैंने फर्म को लोन दिया तो क्या उस पर मुझे ब्याज मिलेगा? तो जी हां मिलेगा, अगर डीड नहीं है तो भी। और कितने परसेंट मिलेगा? 6% पर एनम। ठीक है, तो यहीं पर कंफ्यूजन होता है, ध्यान रखिएगा। लोन अगर आपने फर्म को दिया है तो डीड है चाहे नहीं है, अगर है तो जो रेट है वही है, अगर डीड नहीं है तो फिर भैया 6%। अब बच्चा कंफ्यूज होता है कैपिटल, ड्राइंग और लोन में। कैपिटल पे अगर डीड नहीं है, अगर डीड एब्सेंट है, साइलेंट है, एब्सेंस के साथ साथ एक और वर्ड यूज किया जाता है साइलेंट, अगर डीड एब्सेंट है या साइलेंट है तो नहीं मिलेगा। ठीक है, ड्राइंग्स पर नहीं मिलेगा। कैपिटल के केस में अगर डीड है मगर लॉस है तो भी नहीं मिलेगा, ड्राइंग्स पे तो मिलेगा ही नहीं। और पार्टनर्स को रिम्यूनरेशन नहीं मिलेगा, लेकिन लोन पर ये मिलेगा। और एडमिशन अगर आपको किसी पार्टनर को करना है तो सारे पार्टनर्स एग्री होने चाहिए। तो नो न्यू पार्टनर विल बी एडमिटेड विदाउट कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर। ऑल लिखा है, ध्यान रखना। अगर 10 पार्टनर है, एक ने भी मना कर दिया तो कोई नया पार्टनर नहीं आ सकता। ठीक है, तो एब्सेंस और डीड में आपको यह बात याद रखनी है। समझ गए जी?
तो अगर मैं मोटा मोटी देखूं, अगर मैं क्रक्स देखूं, अगर मैं इस चीज का क्रक्स देखूं, मैं अगर इस चीज का क्रक्स देखूं, CRUX क्रक्स, तो बस 2 पॉइंट्स है। पहला कि भैया जी PSR प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा, इक्वली होगा, ठीक है। इन द एब्सेंस ऑफ डीड में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल होगा। सेकंड, इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन जो है वो 6% होगा पर एनम, ये भी बात याद रखना, पर एनम, ठीक है जी। ये 2 बातें बस याद रखनी है, बाकी क्या है, नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। कब, इन दी एब्सेंस या साइलेंट ऑफ पार्टनरशिप डीड ऐसा लिखा हो तो, ठीक है भैया जी। अब आते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। आखिर हम पार्टनरशिप डीड की इंपॉर्टेंस क्यों कह रहे हैं, तो देखो बहुत छोटा सा पॉइंट है, एक ही वजह है बेसिकली। यहाँ पे पॉइंट्स तो आपको लिखे हुए हैं पर बेसिक पॉइंट एक ही है कि भाई कोई झगड़ा ना हो, कोई विवाद हो तो उसको सुलझाया जा सके, बस इतनी सी बात है। इट रेगुलेट्स द राइट्स, ड्यूटीज एंड लायबिलिटीज ऑफ ईच पार्टनर। सबसे पहली बात तो भैया यहाँ पे राइट्स, ड्यूटीज, लायबिलिटी सब लिखी होती है, तो भैया पार्टनर को पता होता है कि उन्होंने गलती की तो क्या होगा, क्या उनके पास हक है, क्या उनकी जिम्मेदारियां हैं। फिर इट हेल्प्स टू अवॉइड एनी मिसअंडरस्टैंडिंग अमंग्स द पार्टनर बिकॉज ऑल द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ पार्टनरशिप हैव बीन लेड डाउन बिफोर हैंड इन द डीड। मान लीजिए कई बार क्या होता है, कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ सुनता है, कई बार फंबलिंग होती है ना। कई बार मैं कुछ बोल रहा हूँ, कोई और कुछ सोच रहा होगा, उसका दिमाग कहीं और होगा तो कुछ और समझ लिया, कई बार मिसअंडरस्टैंडिंग होती है। लेकिन अगर मिसअंडरस्टैंडिंग हुई तो भैया आप डीड दिखा दोगे, उस पर स्टैम्प का ठप्पा है, उसका खुद का साइन वाइन है, सब है, तो वो देखेगा, कहेगा हाँ यार मुझसे ही कोई गलती हुई होगी। समझ रहे हो ना, क्योंकि सोचने समझने में कई बार ऊपर नीचे होता है, हम इंसान हैं। तो उस टाइम पे आपकी डीड जो रिटर्न एग्रीमेंट है ना वो फायदेमंद होती है, ठीक है जी। एनी डिस्प्यूट अमंग्स द पार्टनर्स मे बी सेटल्ड इजीली, पार्टनरशिप डीड इज अवेलेबल। मान लीजिए कोई डिस्प्यूट ही हो गया, नहीं मैंने तो ऐसा कहा था, नहीं तूने तो ऐसा कहा था, अरे चल तो आजा देख लेते हैं यार डीड में क्या लिखा है, देख तेरे भी साइन है, देख मेरे भी साइन है, स्टैंप भी है, हाँ ठीक है भाई, तो डिस्प्यूट सॉल्व हो गया, है ना, डिस्प्यूट सॉल्व हो गया, सेटल हो गया इजीली, ठीक है जी। तो ये है इसके पॉइंट्स, है ना, बस यही है। हेंस इट इज ऑलवेज बेस्ट कोर्स टू हैव रिटन पार्टनरशिप डीड ड्यूली साइंड बाय ऑल पार्टनर्स एंड रजिस्टर्ड अंडर द एक्ट। इसीलिए कहा जाता है कि भाई डीड अच्छे से बनाओ, ओके, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब एक है P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, पर मेरे हिसाब से क्या है कि टाइम लगभग ज्यादा ही हो गया, तो एक बस प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का थोड़ा सा बेसिक समझ लेते हैं, है ना, बाकी फिर मैं आपको कुछ क्वेश्चन देता हूं ना। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट है क्या, एक छोटा सा बेसिक समझ लेते हैं। तो अगर आपको याद होगा तो 11th क्लास में हम पढ़ा करते थे ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्या पढ़ा करते थे, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, है ना, याद है 11th क्लास में पढ़ा करते थे। इसके अंदर क्या होता था भैया, एक नॉर्मल सा बना रहा हूं मैं, फुल फॉर्मेट नहीं, सिर्फ समझाने के लिए। ये डेबिट साइड होती थी, ये क्रेडिट साइड होती थी, यहां पर बाय सेल्स आता था, बाय क्लोजिंग स्टॉक, है ना, सिर्फ आपको याद दिलाने के लिए कर रहा हूं, तो सारे आइटम्स नहीं लिख रहा, सिर्फ समझाने के लिए, है ना, ये आइटम्स आते थे। फिर इस साइड जब बनाते थे तो भैया तो टू ओपनिंग स्टॉक, टू परचेज रिटर्न भी आता था, वो इसमें से माइनस जाता, मैं बस समझाने के लिए लिख रहा हूं, इसलिए हर चीज नहीं लिख रहा हूं। टू डायरेक्ट एक्सपेंस, जो भी अपने डायरेक्ट खर्चे होते थे वो यहां पर आ जाया करते थे। याद है ना क्लास 11th, नहीं तो एक बार थोड़ा सा पेजेस पलट लेना, है ना, 11th क्लास के किसी छोटे भाई से मांग लेना। फिर यहां पर आ जाता था अपना टू ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है, यहां पे अपना ग्रॉस प्रॉफिट आ जाता था, ये ऐसे क्लोज करते थे, यहां पर ऐसे क्लोज करते थे। फिर यही ग्रॉस प्रॉफिट यहां पे आ जाता था बाय ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है, ये हमारा कैरीड फॉरवर्ड होता था, कैरी फॉरवर्ड मतलब कैरी करके नीचे ले जाओ, और ये हमारा ब्रॉड फॉरवर्ड होता था कि ऊपर से नीचे लाए हैं, ठीक है। लॉस होता था तो इधर होता था, मैं नॉर्मल एग्जांपल ले रहा हूं इसलिए ऐसे चल रहा हूं। फिर अपन क्या करते थे भैया, इस साइड पे जितनी भी इनकम्स होती थी बाय इनडायरेक्ट इनकम, ठीक है, इसमें ऑपरेटिंग नॉन ऑपरेटिंग भी आता था, अभी मैं नॉर्मल समझा रहा हूं, तो इनडायरेक्ट इनकम आती थी यहां पर। ऐसे ही इस साइड पर बाय इनडायरेक्ट एक्सपेंस आता था, ठीक है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस ऑपरेटिंग नॉन ऑपरेटिंग सब आता है ना, सैलरी वेजेस सब इसी के अंदर आता था। लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, यहाँ प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, रेंट रिसीव, डिस्काउंट रिसीव, सब यहाँ आता था। फिर अपन क्या करते थे भैया, फिर अपन इनसाइड की टोटलिंग करते थे, फिर इस साइड की भी टोटलिंग करते थे, और यहाँ पे आता था बाय नेट प्रॉफिट, और हम इसको कहाँ ट्रांसफर करते थे, ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, ठीक है, यही किया करते थे, यही किया करते थे इन क्लास 11th।
इन क्लास 11th। अपन यही किया करते थे, याद आया सबको? याद आया सबको? क्या याद आया आप लोगों को जी? ओ जी, ओ जी, क्या आप लोगों को याद आया? हम 11th में ऐसे ही तो करते थे, है ना? यही तो किया करते थे, बस यही काम है अपना अभी भी। ठीक है जी, तो इन क्लास 11th। लेकिन नाउ इन क्लास 12th, नाउ इन क्लास 12th, नाउ इन क्लास 12th, ये जो नेट प्रॉफिट है, ये जो नेट प्रॉफिट है, जो बाय नेट प्रॉफिट लिखा हुआ है इन क्लास 12th, बाय नेट प्रॉफिट इज नॉट ट्रांसफर्ड, is not directly transferred to कैपिटल अकाउंट। ठीक है जी, तो ये डायरेक्टली कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर नहीं होता, नॉट डायरेक्टली। ठीक है जी, ठीक है जी। 11th क्लास में तो अपन यही करते थे, है ना, नेट प्रॉफिट कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करते थे, फिर बैलेंस शीट बनाते थे, उसमें प्रॉफिट ऐड कर देते, लॉस होता था तो माइनस कर देते थे। अब हमको ऐसा नहीं करना। अब now net profit is transferred to profit and loss appropriation account। भैया ये क्या होता है? मैं कहा रुक जाओ जरा, जला सा अभी बताता हूं। ठीक है, तो भैया प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ये ट्रांसफर होता है। तो यानी कि मैं इसको क्या करूंगा, यहां से ले जाऊंगा। लेट सपोज मैं आपको बोल रहा हूं ये P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट है। मैंने क्या बोला? ये भैया P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट है। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, आप शॉर्ट में नहीं लिखेंगे, है ना, क्रेडिट और डेबिट। अब एक चीज ध्यान देना, तो ये एक्चुअली में क्या है, ये इसी का एक्सटेंशन है, इसी के नीचे बनाया जाता है। तो अगर आप ध्यान दे रहे होगे तो ग्रॉस प्रॉफिट कैरीड फॉरवर्ड से क्या हो रहा था, ब्रॉट फॉरवर्ड। अब नेट प्रॉफिट कैरीड फॉरवर्ड से अगर इसी के नीचे ब्रॉट फॉरवर्ड करना हो, इसी के नीचे ब्रॉट फॉरवर्ड करना हो तो किस साइड आएगा? इस साइड आएगा, है ना। तो बस फिर ये जो नेट प्रॉफिट हुआ है, ये जो नेट प्रॉफिट हुआ है, ये जो नेट प्रॉफिट हुआ है, कौन से कलर को ले जाऊं, व्हाइट से ले जाता हूं। ये जो नेट प्रॉफिट हुआ है ये यूं जाएगा और यहां पर आ जाएगा बाय नेट प्रॉफिट। ठीक है, ये है P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। भैया इसमें और क्या क्या होता है और ये एप्रोप्रिएशन का मतलब क्या है, तो आइए जरा इसकी थोड़ी सी थ्योरी पढ़ लेते हैं, फिर मैं इसको और कवर करता हूं। तो आइए, तो भैया जी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या है भैया? तो ये एक प्रकार का नॉमिनल अकाउंट है। ये एक प्रकार का क्या है, नॉमिनल अकाउंट, जहां पर वैसे तो आपने सुना होगा ऑल एक्सपेंसेस, याद है पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। ठीक है, तो नॉमिनल में क्या होता था, ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिट, ऑल इनकम्स एंड गेन्स आर क्रेडिट। वैसे तो ये वही है, लेकिन हम इसका नाम एप्रोप्रिएशन कहते हैं। इसका मतलब है कि प्रॉफिट के हिस्से को बांटना, प्रॉफिट के हिस्से को बांटना। ठीक है जी, तो ये वैसे इसको हम नॉमिनल अकाउंट ही कहते हैं, क्योंकि एक प्रकार से हम प्रॉफिट में से ही चीजें निकाल रहे हैं। इट इज प्रिपेयर्ड जस्ट आफ्टर द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, यानी जैसे ही ये बनेगा उसी के जस्ट बाद आपको इसको बनाना है, उसी के जस्ट बाद आपको इसको बनाना है। ठीक है जी, उसी के जस्ट बाद आपको इसको बनाना है, यानी यहीं पर बनाना है, क्योंकि मेरे पास यहां जगह नहीं थी तो मैंने आपको साइड में बनाकर दे दिया। ठीक है जी, जस्ट आफ्टर। ठीक है भैया जी, इट इज एन एक्सटेंशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये कुछ नहीं है, एक प्रकार का प्रॉफिट एंड लॉस का एक्सटेंशन है। जैसे कि ये वाले हिस्से को अपन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कहते हैं, इस वाले हिस्से को अपन ट्रेडिंग अकाउंट कहते थे, तो ट्रेडिंग अकाउंट के बाद ही तो P&L आ रहा है और P&L के बाद ही P&L एप्रोप्रिएशन आता है, बस इतनी सी बात है। ठीक है भैया, इट इज प्रिपेयर्ड ओनली बाय पार्टनरशिप फॉर्म्स, ये सिर्फ पार्टनरशिप फॉर्म्स के द्वारा बनाया था और किसी के द्वारा नहीं बनाया था। इट शोज हाउ द नेट प्रॉफिट ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड इज एप्रोप्रिएटेड डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग्स पार्टनर। क्या होता है कि पार्टनर्स को कुछ चीजें मिल रही होती हैं, तो वो प्रॉफिट निकालने के बाद मिलती हैं। तो यहां पर मैं ये दिखाता हूं कि प्रॉफिट में से क्या क्या चीजें पार्टनर को मिली। अब क्या क्या मिलती हैं, देखो इसमें थोड़ा सा पेच आएगा, तो पहली क्लास में सिर्फ आप ये याद रखना, हम आगे चलकर धीरे धीरे चीजें सीखेंगे कि ये वाली हुई, वो वाली क्यों नहीं हुई, उसको क्यों नहीं भेजा, इसको क्यों नहीं भेजा, वो सब अपन सीखेंगे। यहां पर
टू सबसे पहले तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अगर 2 पार्टनर है तो 2 के नाम आ जाएंगे ए और बी, 3 पार्टनर 3 के आ जाएंगे। फिर 2 सैलरी, अगर 2 पार्टनर है तो 2 के नाम, 3 पार्टनर है तो 3 के नाम। 2 कमीशन ए और बी, अगर मान लीजिए कोई रिजर्व है, ठीक है, तो 2 रिजर्व्स भी आ जाता है, यानी मैंने किसी और रूप में भी कुछ बचा लिया पैसा, ठीक है। इस साइड पर आपके पास बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आता है, आईओडी यानी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ठीक है, पार्टनर्स पर, ए और बी पार्टनर है तो ए और बी आ गया। फिर जाहिर सी बात है भैया इस साइड की टोटलिंग आएगी, अगर टोटल इस साइड का बड़ा है फिर इस साइड की टोटलिंग आएगी, ठीक है जी। तो इस साइड कुछ आ रहा होगा, इस साइड कुछ आ रहा होगा। फिर अगर पैसा बच गया तो प्रॉफिट, नहीं बचा तो लॉस। तो भैया फिर यहां लास्ट में आ जाता है, मैं एग्जांपल के लिए कह रहा हूं, टू प्रॉफिट। और जैसे पहले 11th में मैं इसको ट्रांसफर करता था कैपिटल अकाउंट में, इसको ट्रांसफर करता था कैपिटल अकाउंट में, अब मैं इस प्रॉफिट को जो ए और बी जो भी पार्टनर्स होंगे उनके नाम पर जो आ रहा होगा इसको ट्रांसफर करूंगा कैपिटल अकाउंट में। और अब मैं कैपिटल अकाउंट ना बोल के क्या बोलूंगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्या बोलूंगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। आई बात समझ में? अच्छा भैया अगर पार्टनर का लोन का चक्कर होगा तो, अगर भैया पार्टनर का रेंट का चक्कर होगा तो, ठीक है, ऐसे पॉइंट्स आपके मन में आ रहे होंगे, उसको अपन बाद में कवर करेंगे। अभी आपको इतना ध्यान रखना है कि भैया इस चैप्टर में, इस टॉपिक के अंदर इंटरेस्ट ऑन लोन, सैलरी, कमीशन, रिजर्व, प्रॉफिट और आईओडी नेट प्रॉफिट ये सब आता है। फिर जाहिर सी बात है या तो इस साइड की टोटलिंग बड़ी होगी, ये छोटी होगी तो प्रॉफिट आएगा, अगर ये वाली साइड बड़ी होगी, ये छोटी होगी तो लॉस आ सकता है, ठीक है जी। ये जो प्रॉफिट और लॉस है अब ये जाएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, क्योंकि अब पार्टनर्स की बात हो रही है। बस इतना ही है, यही है पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो यही यहां पर वो कह रहे थे कि इट शोज हाउ द नेट प्रॉफिट फॉर द अकाउंटिंग पीरियड इज एप्रोप्रिएटेड। तो जब मैं नेट प्रॉफिट में से आईओसी दे रहा हूं, नेट प्रॉफिट में से सैलरी दे रहा हूं, या इन सब की टोटलिंग, इन दोनों की टोटलिंग करके कमीशन दे रहा हूं, रिजर्व रख रहा हूं, फिर प्रॉफिट बच रहा है, इसको पार्टनर्स में ले जा रहा हूं, तो एक तरीके से एप्रोप्रिएशन कर रहा हूं। इसको क्या बोलते हैं, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। क्या बोलते हैं, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। प्रॉफिट मैंने निकाल लिया, ये नेट प्रॉफिट मैंने निकाल लिया, अब इस नेट प्रॉफिट को यहां ले जाकर मैं दिखा रहा हूं कि कहां कहां बांट रहा हूं, कहां कहां बांट रहा हूं, कहां कहां बांट रहा हूं, ठीक है जी। ओके भैया जी, डन है। नाउ एंट्रीज इन दिस अकाउंट मेड गिविंग अफेक्ट टू द पार्टनरशिप डीड एंड और इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, तो उसी के हिसाब से होता है ना, ये सारी चीजें ना इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के हिसाब से ही बनाई जाती है, ठीक है। अब भैया ये तो आपने ना थोड़े कच्चे में फॉर्मेट बना दिया, थोड़ा पक्का फॉर्मेट दिखा दो यार तो मजा आ जाए। तो ये लीजिए भैया पक्का फॉर्मेट। तो ये देखिए, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, जो भी ईयर होगा वो यहां पर आ जाएगा, ठीक है। ये इसका क्रेडिट साइड और ये आपका अमाउंट का कॉलम होता है, ये इसका डेबिट साइड और ये इसका अमाउंट का कॉलम होता है। इस साइड पर दो ही चीजें हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से जो नेट प्रॉफिट आएगा वो, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। बाकी अगर लॉस होता है तो इधर आ सकता है। फिर बारी इस साइड की है, अगर भैया इस केस में ध्यान दीजिएगा, अगर यहां पर नेट लॉस आ रहा होता, नेट लॉस आ रहा होता तो लॉस किधर जाता, इधर जाता। तो बस अगर कभी नेट लॉस आ रहा हो तो ये देखिए प्रॉफिट नेट लॉस के केस में इधर आएगा, फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए बी सी जितने भी पार्टनर है, सैलरी जो भी पार्टनर है, कमीशन जो भी पार्टनर है, रिजर्व में ट्रांसफर किया जो भी, फिर लास्ट में आपके पास प्रॉफिट बच जाएगा, जो भी पार्टनर्स आएंगे वो। अच्छा भैया कैपिटल अकाउंट, करंट अकाउंट ये सब क्या है, तो ये सब हम धीरे धीरे सीखेंगे, आज आपको सिर्फ फॉर्मेट याद रखना है, ठीक है जी। बहुत सिंपल है, कहीं कोई लोचा नहीं, कहीं कोई पोचा नहीं, ठीक है। ओके भैया डन है। चलिए अब इसी की वजह से डिफरेंस बनता है प्रॉफिट एंड लॉस और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। छोटा सा डिफरेंस है, बहुत छोटा सा है, कोई ज्यादा नहीं है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पहले बनेगा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बाद में बनेगा। प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर हम जो आइटम्स लिखते हैं ना, उसको अपन क्या कहते हैं, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, क्योंकि वो प्रॉफिट में माइनस करता है, इसको हम क्या बोलते हैं, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। बस यही है, बस नाम बदल जा रहे हैं। तो आप देखिए इनके बीच का एक छोटा सा डिफरेंस। तो स्टेजेस ऑफ प्रिपरेशन, भैया आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कब बनाओगे, आफ्टर ट्रेडिंग अकाउंट, है ना। आफ्टर ट्रेडिंग अकाउंट ही पीएनएल अकाउंट बनेगा। पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट कब बनेगा, आफ्टर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। वेरी सिंपल, ठीक है। ये आफ्टर ट्रेडिंग अकाउंट बनता है, इसीलिए ये ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस से शुरू होता है। ये आफ्टर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है, इसलिए इट स्टार्ट विथ नेट प्रॉफिट, तो यहाँ पे नेट प्रॉफिट आता है। भैया इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, इसका ऑब्जेक्टिव है नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करना या नेट लॉस कैलकुलेट करना। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन दिखाना नेट प्रॉफिट का बिटवीन द पार्टनर्स, कि किसको क्या क्या मिल रहा है। ये जो डिस्ट्रीब्यूशन दिखाना हुआ ना, यही तो है इसका काम, ठीक है जी,
यही तो है इसका काम। ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है, इसको ए बी सी को कितना मिल रहा है, सैलरी कमीशन ये सब कितना मिल रहा है, यही दिखाना है। ठीक है जी, ओके भैया जी। फिर बैलेंस, इट्स अकाउंट हैज नाइदर ओपनिंग बैलेंस नॉर क्लोजिंग बैलेंस। इसका कोई ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस नहीं होता, इसका हो सकता है मे हैव ओपनिंग एज वेल एज क्लोजिंग बैलेंस। अगर कोई चाहे तो पीएल अप्रोप्रिएशन का कुछ पैसा बचा के भी रख सकता है, पार्टनर को भी ना दे। मैंने आपको यहाँ दिखाया ना, प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स, हो सकता है कुछ पैसा वो बचा ले फिर बाकी पार्टनर्स को दे, ऐसा हो सकता है। तो इसका ओपनिंग बैलेंस भी हो सकता है। ठीक है, नाउ एप्रोप्रिएशन और चार्ज, ये इंपॉर्टेंट है। इस पे अपन कल भी एक छोटी सी क्लास में कुछ पॉइंट पढ़ेंगे, तो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, एप्रोप्रिएशन और चार्ज, तो एक्सपेंस डेबिटेड टू दिस अकाउंट आर चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। यानी कि जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया जाता है, तो उसमें जो भी मैं डेबिट साइड लिखता हूं, ये जो भी मैं इधर डेबिट साइड लिख रहा हूं, प्रॉफिट की कैलकुलेशन को छोड़कर, ये सब मेरे लिए क्या है, चार्ज है। ये जो डायरेक्ट एक्सपेंस है मेरे लिए क्या है, चार्ज है। इनडायरेक्ट एक्सपेंस मेरे लिए क्या है, चार्ज है। यानी ये प्रॉफिट को कम कर रहा है ना। जब जब मैं यहां कुछ लिख रहा हूं तो प्रॉफिट कम होता जा रहा है, तो इसको बोलते हैं चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। ठीक है भैया, और इसे क्या बोलते हैं भैया जी, इसे बोलते हैं एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। यहाँ पे एक्सपेंस डेबिट जो होते हैं, है ना, यहाँ पर अपन इसको एक्सपेंस ना बोलकर एप्रोप्रिएशन बोलते हैं। तो ये जो आइटम्स है, ये जो डेबिट हो रहे हैं, इसको एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट बोलते हैं। ठीक है जी, ओके भैया जी। फिर प्रिपेयर्ड, जाहिर सी बात है भैया, ये बाय ऑल बिजनेस होता है। भाई ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तो सबको ही बनाना है, जो भी बिजनेस कर रहा है ना। नाम अलग हो सकता है, बनाना तो ही, पर ये सिर्फ पार्टनरशिप फर्म्स को बनाना है। क्या, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट सिर्फ पार्टनरशिप फर्म को बनाना है, और कोई नहीं बनाता। ठीक है, हाँ कोई बनाना भी चाहे तो उस पर कंपल्सन नहीं है, वो नोट्स में बना सकता है, उसकी मर्जी है। मैचिंग प्रिंसिपल, अगर आपको पता हो तो भैया ये फॉलो करता है ना। अपन ने पढ़ा था 11वीं क्लास में, मैचिंग प्रिंसिपल के तहत ही हम नेट प्रॉफिट नेट लॉस निकालते थे, है ना। हर एक्सपेंस और इनकम उसके ईयर से रिलेटेड होना चाहिए, मैच होना चाहिए। ठीक है, मैचिंग प्रिंसिपल इज नॉट फॉलोड व्हाइल प्रिपेयरिंग दिस अकाउंट। यहां पे मैचिंग प्रिंसिपल का कोई लेना देना नहीं होता है। ठीक है जी, क्योंकि ये एप्रोप्रिएशन है ना, चार्ज तो यहां पर है। ओके, तो ये छोटे छोटे से पॉइंट्स हैं, ये आपको ध्यान रखने हैं। ठीक है, ये वाला पॉइंट आपका इंपॉर्टेंट है, एप्रोप्रिएशन और चार्ज, इस पे डिफरेंस भी आता है, ये अपन कल करते हैं। ठीक है, तो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट ये सब अब अपन कल करते हैं, है ना, क्योंकि पहली क्लास है, बहुत ज्यादा भी ना हो जाए। ओके, अब कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैंने आपसे कहा था कि आपको होमवर्क में करने होंगे, है ना। तो अब कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैंने आपसे क्या कहा था कि होमवर्क में करने होंगे, तो वो क्वेश्चंस को आपको होमवर्क में कर लेना है। ठीक है जी, चलिए, तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं, अपन ने जो पढ़ा है उसी से रिलेटेड है, होमवर्क करके आइएगा। ठीक है, होमवर्क होमवर्क, और कमेंट में जरूर बताइएगा अच्छा लगता है ना होमवर्क। ठीक है, तो इससे पता भी चलता है कि हाँ यार बहुत लोगों ने होमवर्क किया है, और फिर पता चलता है इंटरेस्टेड लोग कौन कौन से हैं, है ना, तो उनको रिप्लाई करने का भी मन करता है। चलिए, ठीक है, तो आज अपन ने क्या क्या किया भैया, एक ओवरव्यू ऑफ सिलेबस ले लिया अपन ने। आज अपन ने ओवरव्यू ऑफ सिलेबस ले लिया, फिर अपन ने पार्टनरशिप और पार्टनरशिप डीड के बारे में समझा, और अपन ने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट देखा। प्लीज ये फॉर्मेट आपको याद रखना है, क्योंकि इस चैप्टर में ये फॉर्मेट बहुत बार बनाया जाएगा, तो अगर आज ही याद कर लोगे तो बाद में जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है जी, बहुत सिंपल है। नाउ होमवर्क में मैंने आपको कुछ एमसीक्यूज क्वेश्चन दिए, कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चन दिए हैं, मतलब ऐसे वाले क्वेश्चन दिए हैं, तो ये आपको करना है। ठीक है जी, ये वाले हैं, है ना, तो ये आपको क्वेश्चंस करके लाने हैं, और कमेंट में लिखोगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा। चलो भैया जी, ठीक है भैया जी, फिर चला जाए। चलो भैया जी, फिर चलते हैं, है ना। और लास्ट में हम आप सभी से कहना चाहते हैं, हमारी पहली क्लास है, आपने पहले तैयारी की थी कि नहीं की थी ये इंपॉर्टेंट नहीं है। आज से भी जागोगे तो भी 100 मार्क्स लाना इम्पॉसिबल नहीं है। ठीक है, सबके मार्क्स आते हैं कोई ऊपर नीचे रह जाए, कोई कॉन्सेप्ट ना समझ में आए, तो आप डाउट स्लाइड पे पूछो, पर डाउट स्लाइड पे पूरी बात लिखो कि भैया मेरे दिमाग में ऐसे ऐसी बात चल रही थी और आपने इसको ऐसा ऐसा कराया, बताइए मेरा दिमाग मुझे कहाँ गलत ले जा रहा है, या कहाँ मैं गलत समझ रही हूँ या समझ रहा हूँ। ठीक है, कभी ऐसा मत करना भैया कुछ समझ नहीं आ रहा, कुछ समझ नहीं आ रहा, क्योंकि उसका कोई फायदा नहीं होता। क्योंकि आप किसी डॉक्टर के पास जाओ और उसे बोलो मैं बीमार हूँ, वो बोले क्या बीमारी है, ये नहीं पता, बस मैं बीमार हूँ। या कहो मुझे दर्द हो रहा है, वो कह रहे कहाँ दर्द हो रहा है, पता नहीं कहाँ दर्द हो रहा है, बस दर्द हो रहा है। तो कोई इलाज नहीं है ना, हाथ में, दिमाग में कहाँ दर्द हो रहा है, घुटनों में कहाँ दर्द हो रहा है बताना जरूरी है। इसी तरीके से आपको ये बताना जरूरी है कि भैया जो क्वेश्चन आप कर रहे हो वो अगर आपको नहीं बन रहा तो क्यों नहीं बन रहा, आपने क्या सोचा था उस क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त, फिर हम उसके डिफरेंस से पकड़ लेंगे कि आपसे कहाँ गलती हो रही है और आपकी मदद करेंगे। ठीक है, ओके। और 100 नंबर्स आते हैं, मतलब 80 आउट ऑफ 80 आएंगे, 20 आउट ऑफ 20 आप स्कूल से पाओगे, तो 100 आउट ऑफ 100 नंबर आते हैं। तो प्लीज इसका ध्यान रखना है।
ये मत सोचना कि यार पहले से नहीं पढ़ा अब क्या होगा, क्योंकि जो सोचता रहता है वो खोता रहता है, वो रोता रहता है, चिड़चिड़ा रहता है। जिसको लक्ष्य प्राप्त करना है वो मेहनत करता है। ठीक है, समझ गए? ऑल दी बेस्ट। ठीक, चलिए, तो थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू my dear communists, thank you for being with us, for loving us, for supporting us, for being our stars, for being our champs, for being our gems, for being our sunshine. You are our strength. So thank you. And एक प्यारा सा मोटो है मेरा, है ये, have smiles, spread smiles. यार मुस्कुराओ ना, मुस्कुराओ ना, जितना हो सके उतना मुस्कुराओ और दूसरों को भी मुस्कुराने का मौका दो। यानी खुद भी मुस्कुराओ, हैव स्माइल्स एंड स्प्रेड स्माइल्स, बिकॉज स्माइल इज द बिगेस्ट गिफ्ट यार विच यू कैन गिव टू एनीबॉडी। कितनी ही दर्द में कोई क्यों ना हो, अगर आप उसको प्यार से सहला दीजिए, प्यार से थोड़ा सा मुस्कुरा दीजिए, उसको भी एक कॉन्फिडेंस आता है। और ये फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, स्माइल के कोई पैसे नहीं लगते। हाँ, अगर आप हंसने के लिए स्टैंड अप कॉमेडी के शो में जाते हो तो एक अलग पॉइंट है, वरना दोस्तों के बीच में कोई पैसे नहीं लगते, बस थोड़ा सा अपना ईगो साइड में रखना पड़ता है, तो साइड में रख लो यार। ठीक है, तो एक प्यारा सा मोटो है, हैव अ स्माइल, स्प्रेड स्माइल्स, बिकॉज स्माइल इज द बिगेस्ट गिफ्ट व्हिच यू कैन गिव टू एनीबॉडी। और ये फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, इससे पॉजिटिविटी फैलती है। और कॉमर्स का मकसद क्या है? कॉमर्स की एक्टिविटी के थ्रू दुनिया में एक पॉजिटिव बदलाव लाना है ना। तो मुस्कुराओगे ना और लोगों को मुस्कुराने का भी मौका दोगे। इस उम्मीद के साथ चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए टाटा टाटा टाटा, बाय 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 बाय।